गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इक्वेशन ऑफ क्या चीज? Superposition of E rays and O rays inside bifurcant crystal. अच्छा, लगता है बहुत पहले हमारी क्लास हुई थी ना। सो सुपरपोजिशन ऑफ, थोड़ा सा क्या करें आप? स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप एक बार रिव्यू दे दीजिए सर, क्या हमने जो पूरा इसमें पढ़ा है। एरेज और ओरेज हमने इक्वेशन साइड डेवलप कर लिया था, मॉडिफाइड इक्वेशन भी हमने पढ़ लिया था और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना बाकी था। अभी और कौन सा टॉपिक सब चल रहा है आप लोगों का? आज तो ईएमटी का क्लास है सर, इसके बाद आपके बाद सर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है फ्लो में और क्वांटम चल रही है सर। ईएमटी तो सर वैसे ही हो रहा है 15, अभी तक 4-5 क्लासेस हुई हैं टोटल 6-5-4 महीने में। शायद आज उसका 54वां क्लास होगा ईएमटी का। अच्छा, सबसे लास्ट में होगा। लाइट शायद थोड़ा सा कम है। और मैकेनिक्स भी चल रही है सर। मैकेनिक्स में एसएचएम आप पढ़ाएंगे क्या? हाँ, एसएचएम में पढ़ाऊंगा सर। वो मैकेनिक्स में ही आता है ना पार्ट, या फिर मतलब? हाँ, वो मैकेनिक्स में ही आता है। मैकेनिक्स अभी कितना हो गया है? सर अभी शायद सेंट्रल फोर्स अभी स्टार्ट हुआ था आज। अच्छा, सो लास्ट टाइम हमने टाइप ऑफ क्रिस्टल, हाँ शायद टाइप ऑफ क्रिस्टल हमने डिस्कस किया था, ईरेज और ओरेज। चलिए हम एक बार शॉर्ट में उसे कर लेते हैं जहाँ से जरूरत की चीज है वो। सो सुपरपोजिशन of E and O rays to bifurcant crystal. इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि हमने क्या डेवलप किया था इसमें, कि अगर सपोज कीजिए कि कोई ऐसा क्रिस्टल है और इसमें अगर ये हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और इधर हमने ऑप्टिकल एक्सिस किधर माना था बच्चे लोग जनरली? तो मान लेते हैं कि ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है। ऑप्टिकल एक्सिस याद है कि क्या होता था? ये ऑप्टिकल एक्सिस हमने कहा था ये वो एक्सिस है जिधर से रेज अगर पास करवाया जाए तो ई रेज और ओ रेज दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी, है ना? राइट। या ऑप्टिकल एक्सिस वो एक्सिस है जिधर ई रेज इमर्ज आउट होगा और ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होगा वो ओ रेज इमर्ज आउट होगा। हमने कहा था कि यहाँ मान लेते हैं कि एक यानी लिनियरली पोलराइज लाइट फॉल कर रहा है। सो लिनियरली पोलराइज लाइट जब होगा तो इसका भी अपना कुछ ओरिएंटेशन होगा। मान लेते हैं लिनियरली पोलराइज लाइट का ओरिएंटेशन ऐसा है, यानी ये लिनियरली पोलराइज लाइट है और ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे ओरिएंटेड है और ये एलपी है, ऐसा। सो ये इक्वेशन यानी ये बाइफरजेंट क्रिस्टल है, ये लिनियरली पोलराइज लाइट इस पे फॉल किया था। हमने कहा था कि दो चीज आपको याद रखना होगा कि अगर ये लिनियरली पोलराइज लाइट है तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रेज कितना होगा? इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रेज। सो इस लिनियरली पोलराइज लाइट को अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो मैंने कहा था कि दो कंपोनेंट में आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, राइट। सो क्या क्या सब दो कंपोनेंट होगा? एक्स वाला कंपोनेंट मुझे बताइए, ई एक्स कितना होगा इसका? इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा बच्चे लोग? इसका एक्स कंपोनेंट ई नॉट कॉस फाई। इधर जो होगा वो ई नॉट कॉस फाई और ऊपर जो कंपोनेंट होंगे जो y जो होगा वो ई नॉट साइन फाई, ऐसा। सो इसके जो कंपोनेंट होंगे हमने कहा था ई नॉट कॉस फाई, ये यानी एम्पलीट्यूड का एक्स कंपोनेंट होगा। यहाँ आप कोई भी वेव इक्वेशन लिख सकते हैं, साइन या कॉस।
मान लेते हैं कि हमने ये साइन वाला टर्म्स लिखा kz ओमेगा t, इसका वाइब्रेशन किधर होगा, x के तरफ, ये भी प्रोपेगेट किधर कर रहा है ये रेस, z की तरफ ना, ये जो रेज अभी जा रहा वो z की तरफ जा रहा, और इसी को ये जो रेज है इसका हमने x कंपोनेंट लिखा और y कंपोनेंट लिखा, तो x का ऐसा और फिर y का कंपोनेंट हम सिमिलरली लिख सकते हैं, y का एम्पलीट्यूड कितना होगा तो ई नॉट, और यहाँ पे साइन फाई ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होगा, रेस्ट आप वेव का पार्ट लिख सकते हैं, तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और फिर यहाँ पे हमने कहा था ये वाई कैप ऐसा। सो ये इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट था, यहाँ तक क्लियर है सबको कि इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रेज होगा ये। अगर लिनियरली पोलराइज्ड है तो हम ऐसे रेज को ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा कंपोनेंट लिख सकते हैं एक्स में और वाई में। ये वाला जो पार्ट होगा वो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, यहाँ तक एक्स का एम्पलीट्यूड है, यहाँ तक वाई का एम्पलीट्यूड है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, अब होगा क्या कि जब ये रेस से निकलेगा तो इसमें इसकी मान लेते हैं कि इस रेस का थिकनेस d है, यानी ये क्रिस्टल का थिकनेस d है, और इस रेस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे इधर से जो रेज निकलेगा, यानी जो x के तरफ रेज निकलेगा, उस रेज को क्या नाम देंगे, जो इधर से वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा इसे ई रेज, जो y के तरफ वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा उसे बचा Ore. ओ रेज, तो इसे हम ओ रेज कहेंगे, और यानी ओ रेज ये जो यानी अंदर मूव करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होगा, ओ रेज जो मूव करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनओ होगा। सो ये कितना पाथ ट्रेवल करेगा तो डी, और एनओ भी कितना पाथ ट्रेवल करेगा डी, जब वो एक बार बाहर निकलने वाला होगा तो नेक्स्ट हमें जो लिखना होगा वो इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट रेज लिखना होगा। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट हम अगर इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट रेज की बात करें तो हमने कहा था कि इनसाइड क्रिस्टल एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता या इंटेंसिटी चेंज नहीं होता, तो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। तो हमने कहा था कि यानी अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है तो इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट रेज की अगर हम बात करें, इमर्जेंट रेज, इसका अगर हम लिखें तो ई एक्स, एम्पलीट्यूड कुछ भी नहीं चेंज हुआ है तो इसलिए ई नॉट कॉस फाई ये एज इट इज रहेगा, एम्पलीट्यूड पहले भी यही था अभी भी यही रहेगा। यहाँ चेंज कौन सा होगा बच्चा, क्या चेंज होगा फिर, क्या चेंज होगा उसके इनसाइड? फेज फेज Phase चेंज change. होगा, क्योंकि उसने कुछ पाथ ट्रेवल किया है तो उसका फेज चेंज होगा। तो मान लेते हैं ये ई रेज है तो ई रेज का फेज चेंज होगा, वाइब्रेशन अभी भी एक्स के तरफ ही होंगे। जहां पे मुझे बताइए कि डेल ई की वैल्यू क्या होगा, हमने लिखाया हुआ था तो 2 पाई बाय लेमडा, और यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ कितना होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डी, इसका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। सो 2 पाई लेमडा एन ई डी। सिमिलरली आप ई वाई की बात कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड इसका ई नॉट, और ये साइन फाई, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, फेज चेंज हो गए तो डेल्टा ओ, और यहाँ से ये वाई कैप, डेल्टा ओ या की जो वैल्यू अगर लिखें तो 2 पाई बाय लेमडा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ओ इंटू डी, ये लिखा जा सकता है। ये पार्ट समझ में आ गया है यहाँ तक? बच्चे लोग यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। ओके, हमने शायद क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ प्लेट ये भी पढ़ लिया था ना? नो नहीं। सर। अच्छा ठीक, सो डेल ई और डेल ओ ऐसा है। अब होगा क्या कि हमने इसे टाइप ऑफ रेज के लिए कहा था या टाइप ऑफ क्रिस्टल के लिए कहा था। सो यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, यानी वायर फ्यूजन क्रिस्टल 2 टाइप का होता है। हमने एक कहा था नेगेटिव क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या कहा था, किसको कहते हैं नेगेटिव क्रिस्टल? जो सर मतलब ऑर्डिनरी रेस को कम करती है इसकी वेलोसिटी। No greater than any. एनी लेस देन एनओ था ना? Yes. सो एनी लेस देन एनओ होगा, इसका मतलब होगा क्या, यानी इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करें तो किसका फेज कम होगा, किसका फेज ज्यादा होगा? अगर एनओ ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ओ का फेज ज्यादा होगा। तो इसको हम इमरजेंट इक्वेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। सो होगा क्या, मॉडिफाइड इमरजेंट
रेज, इस रेज को अगर हम मॉडिफाइड करें, क्योंकि ओ यानी एनी लेस देन एनओ है, इसका मतलब फिर क्या होगा कि डेल ई लेस देन डेल ओ है। इसका मतलब जब कभी मॉडिफाइड इक्वेशन लिखेंगे तो ओ का फेज हम ज्यादा लिखेंगे। तो मॉडिफाइड इक्वेशन में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिखेंगे नेगेटिव क्रिस्टल के लिए, यानी ई एक्स, तो फिर एज इट इज हम छोड़ देते हैं, ई एक्स में कुछ नहीं चेंज करेंगे, ई नॉट कॉस फाई, और यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और इसका फेज जो डेली है वो हम यानी ओ वाले में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो हमने के जेड माइनस ओमेगा टी कहा, और ई वाई का इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ तो ये ई नॉट, यहाँ पे साइन फाई, और फिर यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस डेल्टा, और ये हमारा वाई कैप। जहाँ मुझे बताइए कि हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू था, ये जो डेली का वैल्यू था यहाँ ई के साथ, वो हमने गायब कर दिया ना, यहाँ पे जो डेली का वैल्यू था वो हटा दिया। ये गायब करके फिर हम इसे कहाँ पे डालेंगे बच्चा, कहाँ पे इसी चीज को चेंज कर लेंगे, तो ये यहाँ पे डाल देंगे डेलो के पास ना। तो होगा क्या कि यहाँ क्या था कि डेली और डेलो दोनों था, दो दो जगह लिखना ना, थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन को दो जगह डिवाइड करना था। और वो ना यानी वैसे वो ओरिजिनल फॉर्मूला है, बट एक ही जगह रखे तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। दो अलग अलग से जगह बेटर है कि हम एक जगह इसको इनकॉर्पोरेट करें। तो इस जो यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको हम वहाँ पे हमने फाइनली लिखा, और वहाँ अगर हम लिखें फाइनली तो डेल यानी डेल की वैल्यू आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, पीछे हमने लिखवाया होगा डेल की वैल्यू। सर जो इमर्जेंट रेस है उसमें सर जो ई वाई का कंपोनेंट है वहाँ पर सर आपने फेस में डेल नोट के लिखा है ऑर्डिनरी। हाँ, ये जो ये देखिए, ये ई रेज है हमारा ना, और ई रेज का फेस डेली, ओ रेज का फेस डेलो। होगा क्या कि ये जो डेली वाला है ना, ये ओ वाला कंपोनेंट जो होगा वो नेट हम ई वाले, यानी ये जो ई वाला कंपोनेंट है वो ओ वाले में हम नेट लिख देंगे। यानी यहाँ जो मैंने डेल ओ, ये जो डेलो लिखा था उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी वेयर डेल की जो वैल्यू होगी इसको लिखा जा सकता है डेल ओ माइनस डेली, और या फाइनली वैल्यू लिख हम सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। डेल ओ का वैल्यू कितना था तो एन ओ, और यहाँ पे लिखा जा सकता है एन ई इंटू डी। तो ये जो डेल है वो हमने दोनों का कंबाइंड इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो दो जगह से बेटर है हमने एक जगह डाल दिया, दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है वो लिख दिया। ठीक है, ये कोई डाउट है किसी को? सर यहाँ पर डेली भी लिख सकते थे ना? क्या लिख सकते थे? डेल ई और डेल ओ अलग अलग से? सर ई वाई में भी डेली नहीं लिख सकते हैं? हाँ हाँ, यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर लिखेंगे तो बताइए क्या लिखना होगा, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो प्लस डेली लिखना होगा या माइनस डेली लिखना होगा? अगर यहाँ लिखते हैं तो नेगेटिव वाले में, नेगेटिव वाले में किसका फेज ज्यादा है? हाँ नेगेटिव वाले में किसका? माइनस ओ का। तो अगर मैं यहाँ लिखता ई के साथ लिखता तो मैं माइनस डेल लिखता या प्लस डेल लिखता? प्लस डेल। माइनस ना। और अगर हमने ओ के साथ लिखा तो प्लस ओ। तो आप किसी के साथ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ इसके साथ भी लिख सकते थे, ठीक, किसी के भी साथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ना मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड हम अपने कन्वेंशन के साथ कर सकते हैं। तो कुछ बुक ने ई के साथ किया है, कुछ ने यानी ओ के साथ किया, कुछ लोग करते ही नहीं है, वो सिर्फ यही छोड़ देते हैं। कुछ लोग डेली का डेली और डेलो का डेलो, यहाँ दोनों को एक जगह नहीं लिखते हैं। घटक ने एक जगह लिखा है और थोड़ा सा बेटर भी रहता है, एक जगह करने से इमीडिएट आइडिया आ जाता है कि ये सर्कल बनेगा, इलिप्टिकल बनेगा। जैसे अगर आप क्या कीजिए कि डेल ओ माइनस डेल की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाती है, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये जो होगा वो सर्कुलर लाइट बनेगा। तो एक जगह लिखने से थोड़ा सा फायदा रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते थे या यहाँ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये सिंपल मॉडिफिकेशन है जो अपने कन्वेंट के अकॉर्डिंग टू है, ऐसा कोई रूल और लॉ नहीं है। हाँ, ये लॉ वैलिड होनी चाहिए कि अगर ई रेज यानी नेगेटिव क्रिस्टल है तो वाई का फेज ओ का फेज ज्यादा होना चाहिए। ये तो आपको इंटैक्ट रखना पड़ेगा, इस तरीके से मॉडिफाई करनी होगी। ठीक है ये? Yes, sir. ओके, ऐसा। सो हमने नेगेटिव क्रिस्टल के लिए साथ ऐसा लिखा मॉडिफाइड रेज। सिमिलरली अब आप लोग पॉजिटिव क्रिस्टल के साथ लिख सकते हैं कि क्या होगा। पॉजिटिव क्रिस्टल, ये इसमें हमने कहा था कि एन ई ग्रेटर देन एन ओ होता है, और अगर ऐसा हो तो
फेज की बात करें तो डेल ई का फेज डेल ओ से ग्रेटर देन होगा। मॉडिफाइड इक्वेशन बताइए कि क्या हम लिख सकते हैं इसका। और जनरली हम सिर्फ क्या करते हैं, एक ही में चेंज करते हैं, या तो ओ में या ई में। पीछे हमने ओ में चेंज किया था, इसलिए अभी भी हम ओ में ही चेंज करेंगे। तो मुझे आप लोग ई एक्स और ई वाई की वैल्यू बता दीजिए कि क्या लिखेंगे आप। होगा कम हो जाएगा सर, वाई वाले में बस माइनस ई डेल्टा कर एक्स देंगे। को पीछे हमने चेंज नहीं किया था, अभी भी हम नहीं चेंज करेंगे, इसे एज इट इज रखेंगे। तो ई एक्स हो जाएगा ई नॉट कॉस फाई, यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। वाइब्रेशन किधर था, एक्स के तरफ था, और एक्स के तरफ था इसलिए इसको ई रेज कहा जाएगा, क्योंकि एक्स के तरफ हमारा ऑप्टिकल एक्सिस भी था। ई वाई की वैल्यू बताइए, तो ई नॉट और यहाँ पे साइन फाई, और यहाँ पे हमने कहा साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पे अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा? माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा ना। सो माइनस डेल्टा अगर मैं यहाँ पे लिखूं माइनस डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आप सोच समझ के बताइए कि क्या होगा, सो दैट की चीजें ना ये चीज वैलिड हो जाए। डेल्टा की वैल्यू आप बताइए कि क्या लिखूं कि ये चीज वैलिड हो जाए, कि नेगेटिव पॉजिटिव क्रिस्टल है तो ओ का फेज कम है। डेल्टा ओ माइनस डेल्टा ई लिखेंगे सर। डेल्टा ओ माइनस डेल्टा ई, ओ का डेल्टा ऐसा ई नहीं। माइनस डेल्टा ओ। हाँ, हाँ सर, क्योंकि वो आपने वहां फर्स्ट ऑलरेडी बताया। नेगेटिव लिख लिया है ना, हाँ सर, हाँ। डेल्टा ई माइनस डेल्टा ओ ना, डेल्टा ई माइनस डेल्टा ओ। और यहाँ अगर आप लिखेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा, और यहाँ पे एन ई माइनस एन ओ इंटू डी। ये क्लियर है सबको, या कोई किसी को डाउट है ऐसा? बच्चे लोग कोई डाउट है किसी को? इस क्रिस्टल का एग्जाम्पल क्वार्ट्ज होता है, शायद पीछे भी मैंने लिखाया होगा। और नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल याद है? इसका साइड इसका कैल्साइट होता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम एज्यूम करेंगे कि कैल्साइट है मोस्ट ऑफ टाइम। आई होप ये दो स्लाइड क्लियर है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल का। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर हम, ये तो हमने क्रिस्टल के नेचर के कारण कहा, ओ और ई किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। जनरली हम वाइट फ्यूजन क्रिस्टल को या वेव प्लेट को, इस क्रिस्टल से वेव प्लेट बनाते हैं। वेव प्लेट का काम क्या होता है कि डिजायर्ड पोलराइजेशन का लाइट बनाना। जैसे आपको इलिप्टिकल चाहिए तो उसके लिए अलग वेव प्लेट, या लिनियर चाहिए तो अलग वेव प्लेट, या सर्कुलर चाहिए तो अलग वेव प्लेट। तो डिजायर्ड टाइप का पोलराइजर बनाना, तो वो जो डिवाइस होता है उसको वेव प्लेट कहा जाता है। और वेव प्लेट बनता किससे, तो वाइट फ्यूजन क्रिस्टल से ही बनता है। तो अगर हम वेव प्लेट की डिफाइन करें तो उसके बेसिस पे तीन टाइप के वेव प्लेट होते हैं। जैसे सबसे एक जिसको कहा जाता है यानी क्वार्टर वेव प्लेट, सो क्वार्टर वेव प्लेट हम किसको कहेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि ऐसा कोई क्रिस्टल है, ये, और इसको क्वार्टर क्यों कहा जाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ना एक अनपोलराइज लाइट फॉल किया। अनपोलराइज लाइट फॉल होगा तो यहाँ से, इसके अंदर से अगर ये कैल्साइट क्रिस्टल है तो दो टाइप के लाइट निकलेंगे। यहाँ से दो टाइप के लाइट निकलेंगे, एक लाइट को हम ई रेज कहेंगे और एक लाइट को ओ रेज कहेंगे। राइट, ये सपोज कीजिए कि ऐसा है, और ये हमारा ई रेज हो गया, और यानी दूसरा ओ रेज हो गया। कोई प्लेट लेंगे तो उसका अपना कोई थिकनेस होगा। अब इस प्लेट को क्वार्टर वेव प्लेट कब कहा जा सकता है, क्या रीजन होगा कि इसको हम क्वार्टर वेव प्लेट कहेंगे? तो होगा क्या कि जब कभी ये रेज होगा उसका अपना कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा। ई रेज जब इसके इनसाइड ट्रेवल करेगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होगा। ओ रेज जब ट्रेवल करेंगे तो उसके बीच उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो एन ओ होगा। तो दोनों यानी जो वेव होंगे ई और ओ, इसमें सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा या डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा? डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो इंटर तो एक ही साथ किया है, बट जब निकलेगा तो दोनों के बीच ना स्पेस की लैगिंग होगी, पोजीशन दोनों का अलग अलग होगा, यानी दोनों के बीच पाथ डिफरेंस होंगे ना। अगर एक कम स्पीड से जा रहा है एक ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो दोनों में पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना। मान लीजिए दो आदमी किसी ने घर में इंटर किया, बहुत बड़े घर में,
और दोनों ने इकट्ठा इंटर किया, उसके घर के अंदर जाते ही एक का स्पीड कम होगा और एक का स्पीड ज्यादा, तो घर से बाहर निकलते वक्त क्या होगा, दोनों के बीच जगह की गैप होगी ना, स्पेस की गैप या डिस्टेंस की गैप। हाँ Yes, सर। sir. हाँ, Yes, sir. तो वो जो पाथ गैप होगा उसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे, और पाथ डिफरेंस के कारण फिर क्या हो जाएगा, दोनों में फेज डिफरेंस आएगा ना। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, हमने पीछे बहुत बार डिस्कस किया है। फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या, 2π/λ इनटू Path Path difference. डिफरेंस। क्वार्टर वेव प्लेट किसको कहा जाएगा, सो होगा क्या कि इट इज वेव प्लेट, इट इज वेव प्लेट which create a path difference between E and O rays equal to λ/4, या इसे अगर हम शॉर्ट में कहें तो पाथ डिफरेंस क्वार्टर वेव प्लेट में λ/4 होगा। क्वार्टर वेव प्लेट किसके किसके बीच, तो ई और ओ रेज के बीच। क्वार्टर λ/4 है, इसलिए इसको हम क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं। क्लियर है बच्चे लोग, नाम से भी आपको याद हो जाएगा, क्वार्टर मतलब λ/, यानी लैम्डा का 1/4 पार्ट। Yes, sir. हाँ सर। तो ये मिनिमम λ/4 होना चाहिए, अदरवाइज इन जनरल अगर हम कहें, ये लिख लिया आप लोगों ने क्वार्टर वेव प्लेट का, No, sir. अच्छा लिख लीजिए। डायग्राम में इतना ही बनाना है। हाँ डायग्राम उतना आप नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, बस आपको ये समझना है कि जब इसके अंदर अंदर जाएगा ना, तो इस दोनों के बीच जो पाथ रेफरेंस होंगे वो यानी कुछ क्रिएट होगा। तो पाथ रेफरेंस जो होगा वो आप ऐसा कह सकते हैं, यानी NO माइनस NE इंटू डी, और ये जो होना चाहिए वो λ/4 के बराबर होना चाहिए, ऐसा इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस ई और ओ रेज के बीच। क्योंकि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये डिस्टेंस इसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा एल ऑप्टिकल, वो कितना होगा, तो ये होगा NO इंटू डी। ये कितना ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करेगा, तो NE इंटू डी। इसका मतलब दोनों में ऑप्टिकल पाथ की डिफरेंस कितने आ जाएंगे, तो NO माइनस NE इंटू डी। और ये कितना क्वार्टर वेव प्लेट है, इसका मतलब कितना होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। क्लियर है ये? यस। यानी जब कभी कोई एक वेवलेंथ पास होता है ऐसा, तो जब इससे पास हो जाएगा तो दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस की गैप होगी वो λ/4 इतना होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पूरा का पूरा जो होगा वो यहाँ से यहाँ लैम्डा होगा, और उस दोनों के बीच जो गैप हो वो λ/4 का, ऐसा। ये हो गया। Yes, sir. ओके, सो क्वार्टर हम इसको कहेंगे। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम फेज की बात करें तो वैसे इन जनरल अगर हम कहा जाए, वो तो हमने मिनिमम कहा था, इन जनरल हम कह सकते हैं कि 4 क्वार्टर वेव प्लेट पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2n+1 λ/4 होना चाहिए इन जनरल, ऐसा जहाँ पे n की वैल्यू कम से कम कितना होगा, 0, फिर Zero. 1 2 3 4, सो 0 रख दीजिए तो ये कम से कम लैम्डा यानी क्वार्टर वेव प्लेट होगा। 1 रखेंगे तो कितना, 3 λ/4, 2 रखेंगे तो ऐसा 5 λ/4। तो ये सारा वैल्यू को हम क्वार्टर वेव प्लेट ही कहेंगे, ये यानी λ/4 जो होगा वो कम से कम होगा। अगर पाथ डिफरेंस ऐसा है तो कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस बताइए कितना होगा क्वार्टर वेव प्लेट में। Pi/2. कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड O रेज। सो इसको अगर हम कहें फेज डिफरेंस का, तो लिखा जा सकता है डेल्टा इजकल टू 2π/λ इंटू पाथ
या फिर आप इसे अगर लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ। पाथ की वैल्यू कितनी होगी? पाथ का वैल्यू बताइए बच्चे लोग, कितना था ये? 2n plus 1 lambda by 4. 2n + 1 λ/4। अगर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2n + 1 और फिर आप क्या लिख सकते हैं, π/2 ऐसा। ये यानी क्वार्टर के लिए फेज आपका ऐसा होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। फेज मिनिमम फेज की अगर कोई बात करें, कम से कम फेज डिफरेंस कितना, तो कम से कम फेज डिफरेंस π/2 ऐसा क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। क्लियर है ये क्वार्टर वेव प्लेट? हाँ बताइए। सर प्लीज सर बैक स्लाइड। लिख लिया ये? यस सर। सर बैक स्लाइड सर। अच्छा पीछे वाला। यहाँ पे जो आपने पाथ लिखा है वो मिनिमम होगा ना? कहाँ पे? ये ना? यस सर। हाँ हाँ, ये कम से कम होगा, कम से कम पाथ इतना होगा, मिनिमम पाथ ही होगा। मैक्सिमम तो फिर आप λ/4 के ऑड मल्टीपल में आप लेते जाइए, वो उसका पाथ हो जाएगा। कम से कम पाथ λ/4 हो तो उसको क्वार्टर वेव प्लेट कहेंगे, या यानी कम से कम फेज डिफरेंस π/2 हो जाए तो उसको भी हम क्वार्टर वेव प्लेट कहेंगे। मुझे आप लोग बता सकते हैं कि क्वार्टर वेव प्लेट से फायदा क्या होता होगा, क्या बनाने के लिए, अगर थोड़ा भी पीछे आपको याद है तो? किसी के बीच फेज π/2 होता है तो क्या बनता है? Circular. सर्कुलर। सर्कुलर। हाँ, तो क्वार्टर वेव प्लेट किस लिए बनाया जाता होगा? अब कुछ Elliptical. आइडिया आ रहा है? सर्कुलर लाइट बनाने के लिए, सर्कुलरली पोलराइज। मैंने पहले ही कहा था वेव प्लेट काम आता है हाँ सर, अपने circular. तरीके से पोलराइज लाइट बनाने के लिए। सो क्वार्टर वेव प्लेट हो गया। अब अगर हम हाफ वेव प्लेट की बात करें, यहाँ मुझे बताइए कि हाफ वेव प्लेट के लिए क्या क्या सब हो सकता है। क्वार्टर आपको अगर समझ में आ गया होगा तो हाफ आप बता सकते हैं। फिर पाथ डिफरेंस बताइए कितना, पाथ डिफरेंस कितना बचे लोग? λ/2 का ऑड मल्टीपल। λ/2 का ऑड मल्टीपल ना, और इसलिए फेज डिफरेंस कितना? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऐसा। और यानी मिनिमम पाथ कितना? λ/2। मिनिमम पाथ की बात करें तो ये हाफ वेव प्लेट था, इसलिए λ/2। एंड डेल्टा मिनिमम की अगर बात करें तो पाई। पाई से मुझे बताइए कैसा लाइट बनता है? Linearly. लिनियरली पोलराइज्ड। तो वो जो था वो सर्कुलरली में यूज होगा, ये लिनियरली में होगा, तो इसको यानी हाफ वेव प्लेट कहते हैं। कभी कभी फुल वेव प्लेट का डिस्क्रिप्शन आता है बट उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए फुल वेव प्लेट। नाम से आप लोगों को लग रहा है कि क्या होता होगा, यानी पाथ डिफरेंस कितना होगा फुल वेव पूरा प्लेट के लिए? लैम्डा। 10 लैम्डा। और फेज डिफरेंस ये तो हमने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था ना, फेज डिफरेंस कितना? कुछ नहीं, मतलब 2n पाई। यस हाँ। 2n पाई ना। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 3 4। ये किस में यूज होता है? अब सर्कुलर ही से शायद लीनियर बनाने के लिए सर। जैसे देखिए ये जो पाई था, पाई में क्या होता है कि अगर ऐसा लाइट था तो फिर वो क्या ऐसा कर देगा ना, इसको Yes, इतना कर देगा ना। इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा लाइट है तो फिर वो ऐसा ही लाइट रहेगा, लाइट में कोई चेंज नहीं होंगे ना। तो डेल्टा में क्या होगा कि लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि लाइट में चेंज हो जाएंगे। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो यानी सेकंड में पहुंच जाएगा, और सेकंड में था तो फर्स्ट में। यहाँ जो जैसा था वैसा ही रहेगा फुल वेव प्लेट में। क्लियर है ये? Yes, sir.
ओके। अब कुछ न्यूमेरिकल देखिए जो इस पे पूछा जा सकता है, या फिर पहले हम मॉलस लॉ भी पढ़ ही लेते हैं, फिर इकट्ठा सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे। सर बैक स्लाइड एक बार। तो उसको अच्छा, कर पोलराइज क्यों कह रहे हैं फिर हम? क्या कह रहे हैं आप? उसको पोलराइज्ड क्यों कह रहे हैं फिर हम, फुल वेव प्लेट को? फुल वेव प्लेट को पोलराइज्ड? हाँ सर। नहीं, पोलराइज्ड नहीं, फुल वेव प्लेट मतलब होगा क्या कि ये नहीं सर, मतलब उससे जो निकलेगी वो उसको फिर पोलराइज हम कहेंगे? वो फिर सेम ही है ना, वो तो हाँ, इनिशियल वो भी पोलराइज, यानी एक्चुअली वो काम करता है कि जब कभी आपको लाइट में ना कुछ चेंज नहीं करना है तो आप उसको ना फुल वेव प्लेट यूज कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही अगर रखना है तो। ओके सर। इसलिए फुल वेव प्लेट का बहुत ज्यादा यूज है नहीं, जो जैसा लाइट आएगा वो वैसा ही जाएगा, तो इसका मतलब आप कुछ भी मत लगाओ, वो सेम चीज रहेगा। सर ऐसा कुछ इसका एप्लीकेशन तो होगा ना? फुल वेव जैसे प्लेट का क्या कहा जा सकता है, जैसे अगर फुल वेव प्लेट है उसको यानी आप आधा तोड़ दीजिए तो आपका हाफ वेव प्लेट हो जाएगा। जैसे होता है क्या कि हाफ वेव प्लेट है, दो हाफ वेव प्लेट इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो? फुल फुल वेव। हाँ, फुल वेव प्लेट। तो ऐसा ही अगर दो हाफ वेव प्लेट इकट्ठा आपने ऐड कर दिया तो फुल वेव प्लेट बन जाएगा। ओके, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट है निकोल प्रिज्म। होता क्या है तो इसका यूज देख लीजिए, तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट पोलराइजर। ये पोलराइजर बनाने में यूज होता है। अब होगा कि पोलराइजर क्या होता है, तो वो लाइट को पोलराइज करने में यूज होता है। सो इट इज यूज टू क्रिएट पोलराइजर। अब प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये निकोल प्रिज्म? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसको शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, TIR के, यानी TIR प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी निकोल प्रिज्म। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे हम इसे डायग्राम से समझेंगे निकोल प्रिज्म होता क्या है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। होगा क्या कि इसे जो पहले हमने वेवप्लेट यूज किया था, तो वो होगा क्या कि जो लाइट पोलराइज्ड होगा उसके स्टेट को चेंज करने में यूज होगा। जैसे लिनियरली पोलराइज्ड है तो आप उसे सर्कुलर बना सकते हैं, या सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो लिनियर बना सकते हैं। बट उससे पोलराइज लाइट नहीं क्रिएट किया जा सकता था, यानी जो अनपोलराइज लाइट है वो अनपोलराइज ही रहेगा अगर आपने कोई वेवप्लेट यूज किया। जैसे हमने क्वार्टर वेव प्लेट यूज किया, उस पर अनपोलराइज लाइट डालिए, वो अनपोलराइज ही निकलेगा। हाफ वेव प्लेट या फुल वेव प्लेट, अगर लाइट पोलराइज्ड है, जैसे सर्कुलर आ रहा है तो उसको वो लीनियर में बदल सकता था, या लीनियर आ रहा है तो उसको सर्कुलर में बदल सकता था। बट अगर अनपोलराइज लाइट ही आ रहा है तो उसको वो पोलराइज नहीं कर सकता है, राइट? सो हाफ वेव प्लेट की ये यानी डिमेरिट है। ये जो निकोल प्रिज्म हमने कहा है, ये क्या काम करता है कि वो चीजों को पोलराइज कर देता है। जैसे अनपोलराइज लाइट है, या सर्कुलर पोलराइज लाइट है, या इलिप्टिकल पोलराइज है, कोई भी पोलराइज लाइट है, निकोल प्रिज्म क्या करता है, सबको लिनियरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है, राइट? ये इसकी एडवांटेज है। और पहले ये कि इसमें क्यों नहीं हो पाता था अनपोलराइज लाइट, यानी इस वाले में, जैसे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे अनपोलराइज लाइट निकला, ये अनपोलराइज, तो इसके बाद जो लाइट निकलेगा वो यानी सर्कुलर, यानी एक एक्स के तरफ, एक वाई के तरफ, और एक्स वाई के तरफ जब कभी वो मिक्स होगा तो वो कुछ भी हो सकता था, किसी भी टाइप का लाइट वो बना सकता था। तो अनपोलराइज लाइट हो जो होगा वो ऑलरेडी यानी वेव प्लेट से अनपोलराइज लाइट निकलेगा, पोलराइज लाइट नहीं निकलेगा। और रीजन क्या होगा कि ई और ओ आपस में वहां पे सुपरपोज कर लेगा।
इसलिए हम निकोल प्रिज्म यूज करते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं कि चीजों को यानी अगर अनपोलराइज लाइट हो तो उसे पोलराइज लाइट क्रिएट कर लेते हैं। सो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन या बेसिक प्रिंसिपल मैंने, आप सर बताइए वेब पे पोलराइज लाइट इंसिडेंट होता है ना, किस पे? वेब प्लेट जो होता है, जो क्वार्टर नहीं, वेब उस पे प्लेट। आप पोलराइज भी गिरा सकते हैं, अनपोलराइज लाइट भी फॉल करवा सकते हैं। अच्छा, तो अनपोलराइज में भी वैसा ही होगा? हाँ, अनपोलराइज लाइट अगर वेव प्लेट पे फॉल कर रहा है, क्वार्टर वेव प्लेट या हाफ वेव प्लेट पे, तो अनपोलराइज लाइट ही निकलेगा वो। ओके सर। अब यहाँ से देखिए निकोल प्रिज्म में, निकोल प्रिज्म में हम करते क्या है कि यहाँ बीच में एक लेयर हम पुट कर देते हैं, कनाडा बाल्सम का लेयर कहा जाता है, ये जो ट्रांसपेरेंट होता है। ये जैसे बीच में एक यहाँ पे लेयर डाल दिया गया, जैसे ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल था, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया, और दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद ये जो बीच वाला लेयर है, ये लेयर, उसमें ट्रांसपेरेंट यानी सबस्टांस जिसको कनाडा बाल्सम कहा जाता है, ये इस दो स्प्लिटेड पार्ट में कनाडा बाल्सम रख के फिर उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो भी रेज है उस पर वो उस तरीके से फॉल कर सकता है वो, क्योंकि वैसे भी यानी कैल्साइट क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट ही होता है, बीच में कनाडा बाल्सम जैसे सीमेंट जैसा होता है वो डाल के फिर दोनों को ना यानी ज्वाइन कर दिया जाता है। अब होगा क्या कि यहाँ से अगर कोई अनपोलराइज लाइट फॉल किया, तो अनपोलराइज लाइट मतलब क्या कि इसमें यानी डॉट और पैरेलल दोनों होंगे अनपोलराइज लाइट में, और जब ये इसके अंदर जाएगा तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ई रेज और ओ रेज में। अब अगर हमें बाहर सिर्फ ना पोलराइज लाइट चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब कभी अनपोलराइज लाइट फॉल करता है तो अंदर ये स्प्लिट हो जाता है ई और ओ में, इसमें से किसी एक को हम रोक के रख लें तो दूसरा जो जाएगा वो फिर क्या होगा, पोलराइज्ड ही जाएगा ना। हाँ सर। ना ये इसे ऐसे समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा रूम है जिसमें कोई एक आदमी आया या जो अनपोलराइज था, यानी जिसकी मेंटल स्टेट ना क्योटिक थी, हमें नहीं पता था कि किधर वो क्या सोच सकता है, किधर वाइब्रेट कर सकता है, उस कैल्साइट क्रिस्टल में आया तो वहां वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक यानी एक्स की तरफ वाइब्रेट करा, दूसरा वाई की तरफ वाइब्रेट करा, और अगर हम उसे एज इट इज बाहर निकलने दे तो फिर क्या होगा कि वो जो एक्स और वाई वाला वाइब्रेशन था वो दोनों मिक्स होके फिर से अनपोलराइज लाइट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि जब वो रूम के अंदर आया, जैसे यहाँ पे अभी है क्या, तो जो यानी डॉट होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, जो डॉट होगा उसको, डॉट मतलब क्या, वो किसी ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, तो अभी हम डिनोट करेंगे डॉट क्या है, तो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये जो पैरेलल है वो ऑप्टिकल एक्सिस के यानी पैरेलल है। मुझे बताइए जो पैरेलल होता है उसको क्या कहते हैं, जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होता है उस रेस को क्या कहते हैं, ई रेस। ई रेस ना। तो हम इसमें करते क्या है कि ये जो यानी यहाँ पे डॉट था और पैरेलल था, जब ये यहाँ पे फॉल करेगा तो इसकी वैल्यू यानी कनाडा बाल्सम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एनसी, वो हम यानी एनओ से कम रखते हैं, एनओ से ये कम होता है, एनओ से कम होगा इसका मतलब इसमें एनओ के लिए ये मीडियम कौन सा होगा, ओ के लिए यानी ओ रेज के लिए, अगर ये यहाँ पे देखिए अगर ये हमने एनसी रखा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनसी रखा, और यानी यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक हमने एन ई रखा और एक हमने एन ओ रखा। मुझे बताइए ओ रेस के लिए ये मीडियम कौन सा होगा, ये क्रिस्टल डेंसर होगा या रेयर होगा, ये क्रिस्टल ओ रेस के लिए ये क्रिस्टल कौन सा होगा, डेंसर या रेयर, नहीं ओ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, तो जब ये इस पे फॉल करेगा क्या यानी क्या यानी कनाडा बाल्सम वाले रेल पे, यानी ये यहाँ जो फॉल करेगा तो आगे जाके इसके लिए क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा ना, ओ के लिए ये रेयर मीडियम होगा ना, और यानी ई के लिए ये कौन सा मीडियम होगा, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि यानी ये एन ई से ग्रेटर देन होगा तो ई के लिए कौन सा होगा, ये डेंसर होगा। मुझे बताइए टीआईआर कहाँ से होता है, रेयर से डेंसर की तरफ या डेंसर से रेयर की तरफ, डेंसर से रेयर की तरफ, डेंसर से ना। टीआईआर जो होता है आपने ऐसे देखा होगा कि अगर सपोज कीजिए ये एयर है और अगर ये लिक्विड है, तो टीआईआर होने के लिए क्या होगा कि अगर ऐसा रेज कोई फॉल किया
ऐसा, और फिर अगर ये क्रिटिकल एंगल पे फॉल करता है तो TIR में ये रेज ऐसे हो जाता है। तो होगा क्या कि ये डेंसर होना चाहिए TIR के लिए और ये रेयर होना चाहिए, रेयर। तो और अगर यानी उसके बाद फिर ये 90 डिग्री पे फॉल हो जाता है, फर्दर हो तो फिर ये नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि NO का डेंसर होगा, NC यहाँ पे रेयर होगा, तो यहाँ पे NO ना बैक हो जाता है, NO का TIR हो जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ये NO वाला रिफ्लेक्ट हो जाता है। और उसके लिए TIR नहीं होगा, E के लिए तो E अपना एज इट इज निकल जाता है, तो E रेज यहाँ से ऐसे निकल जाता है, राइट। तो होगा क्या कि यहाँ अनपोलराइज्ड लाइट था, अंदर जाके वो स्प्लिट हो गया E और O रे में। अगर हम छोड़ देते, ये लेयर नहीं लगाते, तो NE और NO इकट्ठा निकलता और बाहर निकलते ही आपस में सुपरपोज कर लेता, फिर वो कुछ भी बना सकता था, सर्कुलर, इलिप्टिकल, लिनियर, कुछ भी बना सकता था। बट फिर होता क्या, वो ओवरऑल अनपोलराइज्ड ही रहता। हमने क्या किया इसमें कि हमने वेट किया इसको, जो ही अंदर ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ तो एक को पकड़ के हमने रख लिया, अगर एक को रख दिया तो फिर अब वो दूसरा अकेला ही जाएगा ना, हाँ Yes, सर। sir. और अकेला जाएगा तो फिर क्या होगा, वो पोलराइज्ड होगा। क्योंकि जब कभी अनपोलराइज कहते हैं तो E और O रे दोनों का मिक्सर है, अगर हम दोनों को जाते तो फिर से वो दोनों ही मिक्सर होकर के अनपोलराइज्ड ही बनता। तो फिर हमने कनाडा बाल्सम से क्या किया कि इसका TIR करवा लिया, इसका मतलब एक को हमने वापस लौटा दिया, या एक को यहाँ पे ब्लैक सरफेस करके ना इसको यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जो निकलने दिया वो E रेज हुआ। और E रेज यानी जो होगा, अब सिंस ये एक ही डायरेक्शन में यानी वाइब्रेट करेगा, इसलिए ये रेज होगा वो लिनियरली पोलराइज्ड होगा। सो ये कनाडा यानी निकोल प्रिज्म की बेसिक प्रिंसिपल है कि जब कभी दो में बट रहा है तो एक को रोक लो, तो अकेला दूसरा जो जाएगा वो अकेला पोलराइज्ड ही जाएगा। इस तरीके से हमेशा हमें लिनियर पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। राइट। सो ऐसा, कोई डाउट किसी को इसमें? एक और कनाडा बाल्सम क्या होता है सर इसमें? कनाडा बाल्सम एक ना यानी ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है, जैसे हम फेविक्विक से किसी दो चीज को चिपका देते हैं ना, हाँ सर। हाँ, तो उसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ऐसे ही कनाडा बाल्सम एक सीमेंट जैसा होता है, बट ट्रांसपेरेंट होती है, तो दोनों को हम यानी दो पार्ट को ज्वाइंट कर सकते हैं उससे। ठीक है ये? हाँ सर ठीक है। ओके। सो ये प्रिंसिपल हमने जो कहा वो उसका यानी निकोल प्रिज्म किससे बनता है? पोलराइजर से बनता है। तो जब कभी अब मैं पोलराइजर कहूँ, इसका मतलब वो निकोल प्रिज्म है, जहाँ पे क्या किया गया, ओ रे को, ये जो हमारा रेज है वो ओ रे है, यानी ये। सो ओ रेज हैव TIR, उसका TIR हो जाता है, और ई रे इमर्ज आउट हो जाता है, ई रे इमर्ज आउट हो जाता है। तो जो लिनियरली पोलराइजर था तो ई रेज। एक और यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए, ओ रे को ही क्यों पकड़ लिया गया या रोक लिया? ई रे को हम रोक लेते तो फिर क्या होता? तब क्या होता? सिर्फ ओ रे निकलता ना, ई रे को रोक लेते तो हाँ सर। तभी पोलराइज्ड होता। हाँ। तो होगा क्या, आप चाहे तो ई को भी रोक सकते हैं, चाहे तो ओ को भी रोक सकते हैं, बट किसको रोकने में ज्यादा फायदा है बताइए? वो देखो। ई रे ओ रे को रोकने में फायदा इसलिए है, ओ रे अगर निकलता तो ऑप्टिकल एक्सिस के किस यानी किस डायरेक्शन से निकलता, परपेंडिकुलर। और ई रे किधर निकलेगा? उसके पैरेलल। पैरेलल। तो जिधर ऑप्टिकल एक्सिस होगा उधर ही ई रेज निकलेगा ना। हाँ सर। Yes, तो ये sir. हमारे लिए एडवांटेज है। एक बार ऑप्टिकल एक्सिस असाइन हो गया ना, तो हमें पता है, बिल्कुल पता है कि अब जो भी लाइट निकलेगा ई ऑप्टिकल एक्सिस के तरफ ही निकलेगा। ओ रेज के साथ ना हमारे पास दो झंझट रहती, एक तो ऑप्टिकल एक्सिस किधर है, दूसरा ये कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है। और एक अगर हमने डायरेक्शन कहा, परपेंडिकुलर बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है ना इस पे, जैसे अगर मैंने कहा ये डायरेक्शन, इस पे परपेंडिकुलर, फिर कैसे ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये सारा परपेंडिकुलर है ना। हाँ सर। तो इसलिए ना ओ रे को रखना इजी है, क्योंकि ई रे जिधर ऑप्टिकल एक्सिस होगा उधर ही निकलेगा, तो उससे हमें ऑप्टिकल एक्सिस के तरफ ही निकल जाएगा, तो हमें डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन पता रहेगा। तो यहाँ वर्डिंग हम कुछ लिख लेते हैं कि यानी निकोल प्रिज्म में क्या निकल सकता है, मतलब तो जो लिक्विड है वो
उसका तो सर अंदर की जो मोलिक्यूल निकल नहीं, ये यानी सॉलिड स्टेट जैसा ही होता है जो जम जाता है। तो सर उसका जो मोलिक्यूल्स का अंदर जो स्ट्रक्चर होगा सर वो सिर्फ उस ई रो को पास कर रहा है ना। हाँ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और एक टू TIR हो गया क्योंकि ये डेंसर से रेयर, और इस तरीके से क्रिस्टल को डिजाइन किया जाता है कि ये हमेशा क्रिटिकल एंगल पे फॉल करे तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, सिर्फ ई रे को जाने देगा। अब अगर ये इकलौता ई रेज है तब तो ये पोलराइज्ड ही होगा। सर इसमें ओ रे नहीं जा पाएगा। हाँ, और नहीं जा पाएगा, और को TIR हम करवा लेते हैं। क्योंकि सर शायद ये भी हम कह सकते हैं कि जो हम लगा रहे हैं बीच में उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। नहीं, वो इस तरीके से किया जाता है और क्रिस्टल को भी इस तरीके से कट किया जाता है। अभी हमने डिटेल से डायग्राम नहीं बनाया। क्रिस्टल को इस तरीके से कट किया जाता है कि लाइट जब भी फॉल करे ना तो वो TIR से ज्यादा ही एंगल पे करे। क्रिस्टल ये जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज्यादा ही पे फॉल करे तो ओ रे हमेशा क्या हो, यानी TIR हो जाए, ई रे इसमें इमर्ज आउट हो जाए। सो इन निकोल प्रिज्म ओ रेज undergo TIR। तो ये हमेशा ही TIR से होके जाएगा, किसी भी एंगल से या फिर किसी भी इंसिडेंट फेनोमेनन से कोई मतलब नहीं है नहीं, उस इसको? तरीके से कट किया जाता है, यानी पोलराइजर को ना, निकोल प्रिज्म को इस तरीके से कट किया जाता है कि जब कभी वो फॉल करे ना तो TIR पे ही फॉल करे वो, या बस हम उससे एंगल किसी फॉल करवा दें तो TIR ही होगा। हाँ, एक्चुअली वो क्रिस्टल को इस तरीके से ओरिएंटेड करके रखा जाता है ना कि जब कभी वो फॉल करे, जैसे देखिए अगर हमने ऐसा कहा, ऐसा एक प्रिज्म बनाया, अब होगा क्या कि यहाँ जब भी लाइट फॉल करेगा, ऐसा जो पैरेलल लाइट फॉल करेगा वो ऐसा जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो आपको क्या लग रहा है कि ये नॉर्मल से कितने एंगल पे फॉल कर रहा है, ये हमेशा 45 पे फॉल कर रहा है, अगर ये हमने 45 रखा है तो। क्लियर है ना? हाँ सर। तो अगर ऐसा रेज हो तो हमेशा 40, हाँ अगर ऐसा कुछ हो तब तो वो अलग अलग होगा। अब इस तरीके से इसे डिजाइन करवाया जाता है कि ये ना, यानी जब भी फॉल करे तो उसका TIR हो जाए वो, राइट। सो हमने डिटेल में नहीं कहा है, हमने बस ये कहा है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सो इन निकोल प्रिज्म O rays undergo TIR and E ray emerge out as a linearly polarized light. ये लिख लिया और समझ में आ गया, चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि निकोल प्रिज्म में हो क्या रहा है। तो आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ना सोचने में आपको हेल्प करेगा कि निकोल प्रिज्म या पोलराइजर। निकोल प्रिज्म तो वर्ड बार बार ये नहीं यूज होगा, पोलराइजर वर्ड बार बार यूज होगा। तो जब कभी पोलराइजर वर्ड आएगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर ना बेसिक मैकेनिज्म क्या हो रहा है पोलराइजर में, यानी किस किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है। जैसे जो लैपटॉप का अगला वाला हिस्सा होता है वो भी पोलराइजर सीट का ही बना होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी ना छोटे छोटे निकोल प्रिज्म होंगे कि लाइट जब कभी फॉल कर रहा है तो वो पोलराइज्ड हो जा रहा है वो। तो पोलराइजर जब कभी कहा जाएगा इसका मतलब मोस्ट ऑफ टाइम या तो O को रोक लिया गया होगा या E को रोक लिया गया होगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? वेव प्लेट से सर ये डिफरेंट है? वेव प्लेट से ही बना होता है, बट वेव प्लेट में क्या होता है, दोनों को पास करवाया जाता है। जैसे अभी जब हमने कहा ना वेव प्लेट, तो वेव प्लेट में यहाँ जैसे देखिए O रे और E रे दोनों निकल रहा है ना। हाँ सर। हाँ, तो उसमें किसी एक को रोका नहीं जाता। जैसे यहाँ से अगर सपोज कीजिए अनपोलराइज्ड लाइट फॉल कर रहा था तो ये अनपोलराइज्ड हुआ, अंदर वो स्प्लिट हो गया और अंदर O और E में हुआ, बाहर भी इसे ना रोका नहीं जाता, वो एज इट इज अपना बाहर निकल जाता है वो। तो अगर ये अनपोलराइज्ड रहा तो बाहर निकलते वक्त अनपोलराइज्ड ही रहेगा। तो ये वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट मैंने क्या कहा था, किससे बना होता है? तो वेव प्लेट ना कैल्साइट या क्वार्ट्ज से ही बना होता है, यानी बाइफ्रेजन क्रिस्टल से ही। तो वेव प्लेट जब कभी कोई कहे इसका मतलब वो बाइफ्रेजन क्रिस्टल से बना है। जब कभी कोई यानी कैसा ये कहे निकोल प्रिज्म कहे, निकोल प्रिज्म किससे बना होगा? ये भी कैल्साइट क्रिस्टल से ही बना होता है या बाइफ्रेजन क्रिस्टल से ही बना होता है। बट निकोल प्रिज्म और वेव प्लेट में क्या अंतर है? उसमें रोक के करते हैं, उसमें वेव बिना प्लेट रोके। में दोनों जाता है, कोई किसी को रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट यानी निकोल प्रिज्म में क्या होगा, एक को रख लिया जाता है और दूसरे में जाता है। इसलिए होगा क्या कि वेव प्लेट से जब लाइट निकलेगी तो इंटेंसिटी चेंज होगी या अनचेंज होगी? अगर दोनों को जाने दिया गया तो अनचेंज होगी। अनचेंज। और निकोल प्रिज्म से कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, कम हो जाएगा, ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, मोस्ट ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये हो गया, समझ में आ गया?
हाँ सर। ओके, यहीं पे एक प्रिंसिपल और है जिसको मॉलुस लॉ कहते हैं, निकोल प्रिज्म के पे ही ऊपर बेस्ड है ये। ये क्या कहता है कि जब कभी आप कोई पोलराइजर रखेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ हमने एक पोलराइजर कहा, अब अगर मैं पोलराइजर कह रहा हूँ इसका मतलब क्या कह रहा हूँ बच्चा इनडायरेक्टली? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म कह रहा हूँ इसका मतलब किस चीज से बना है वो? बाइफ्रेजन क्रिस्टल से ना, उससे। और जब वेव प्लेट कह रहा हूँ वो किससे बना है? वो भी उसी से बना है वो सर। भी उसी से बना है ना। एक्चुअली वेव प्लेट फंडामेंटल है, उससे आप जैसा जिस तरीके से चाहे डिफरेंट ऑप्टिकल सब्सटेंस बना सकते हैं। सो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पोलराइजर है, क्योंकि मॉलुस लॉ स्ट्रिक्टली पोलराइजर के लिए वैलिड है, यानी वेव प्लेट के लिए वैलिड नहीं है। जब कभी, यानी ये लॉ जो है वो पोलराइजर से डिफाइंड है। तो ये हमारा कोई पोलराइजर है और यहाँ पे कोई हमारा लिनियरली पोलराइज लाइट फॉल कर रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारा लिनियरली पोलराइज लाइट है। अगर ये लिनियरली पोलराइज लाइट है तो इसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होगा ना। लिनियरली पोलराइज लाइट है इसका मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे, हालांकि यहाँ भी ये कहना ठीक नहीं। ये लिनियरली पोलराइज लाइट है, कोई डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है। अब पोलराइजर जब होगा, पोलराइजर किससे बना है? तो निकोल प्रिज्म से। और निकोल प्रिज्म किससे? बाइफ्रेजन क्रिस्टल से। अब निकोल प्रिज्म में क्या होता है, जब कभी लाइट फॉल करती है तो वो किससे होके गुजरता है, यानी किस एक्सिस से होके गुजरेगा? पैरेलल। यहाँ निकोल प्रिज्म में लाइट किधर से निकला है? किसके पैरेलल? अगर ये ई रेज निकला है तो किसके पैरेलल होगा ये? ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल। ऑप्टिकल एक्सिस। इसका मतलब निकोल प्रिज्म पे जब आप लाइट फॉल करवाएंगे तो लाइट किधर से वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा, किस एक्सिस की तरफ वाइब्रेट करता हुआ? ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहाँ जैसे आपने जब जब कभी पोलराइजर का है ना, ये पोलराइजर सीट है, तो इस पोलराइजर सीट में लाइट जब आप फॉल करेंगे तो लाइट इमर्ज आउट होगा, किस एक्सिस की तरफ इमर्ज आउट होगा? तो जिधर ऑप्टिकल एक्सिस होगा। तो इसमें ना ऑप्टिकल एक्सिस डिफाइन करना जरूरी होता है। किसी भी पोलराइजर में आपको दे दिया जाएगा कि इसका ना ऑप्टिकल एक्सिस किधर है, हालांकि ऑप्टिकल एक्सिस से ज्यादा बेटर वर्ड में से यूज किया जाता है पास एक्सिस। पास एक्सिस मतलब क्या? जिधर से लाइट क्या करेगा? पास करेगा। ठीक है ये, राइट। सो ये हमारा पोलराइजर है। मान लेते हैं कि अभी हमारा इसका पास एक्सिस इसके तरफ है, वाई के तरफ पास एक्सिस है। ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा पास एक्सिस है। या तो इसे पास एक्सिस कहा जाता है या फिर इसे कहा जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। अब जब कभी लाइट फॉल होगा तो ये लाइट अभी किधर, ये लाइट की ये किधर वाइब्रेट कर रहा? एक्स के तरफ या वाई के तरफ या एक्स वाई प्लेन में? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ना। ये इसकी वाइब्रेशन अभी किधर है? एक्स वाई प्लेन में है ना। हाँ, अब जब ये लाइट इस पे फॉल होगा तो मॉडल्स लॉ क्या कहता है कि हमें ना, यानी या उसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको एंगल हम बाद में उसके अकॉर्डिंग टू डिफाइन करेंगे। ये डायग्राम लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लीजिए। फिर यानी हम नेक्स्ट पेज में इसका मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, फिर हम डायग्राम से उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे।
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सर हाँ बताइए। सर हम जो मोलूस लॉ में लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ले रहे हैं, अगर सर और लाइट और हुआ तो परपेंडिकुलर निकलेगा ना? कौन और हुआ तो ये? एलपी, हाँ यस। हाँ एलपी और हुआ तो फिर वो परपेंडिकुलर निकलेगा। अभी ये लिख लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं कि क्या होगा तो क्या क्या होगा। मैथमेटिकल एस्पेक्ट लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये लिख लिया आपने? यस सर। अब इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। ये कहता क्या है कि व्हेन ए linearly polarized light ये याद रखिए कि हमने linearly polarized light कहा है, सर्कुलर और इलिप्टिकल नहीं। So when a linearly polarized light incident on a polarizer, अगर मैं polarizer लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? ये निकोल प्रिज्म ना? Yes, sir. हाँ। So when a linearly polarized light incident on a polarizer, अब होगा क्या कि जब ये फॉल करेगा तो क्या बन के निकलेगा? So it emerges out always as a linearly polarized light. ये स्टेटमेंट समझ में आया? बच्चे लोग, ये पूरे स्टेटमेंट का भी हाफ स्टेटमेंट है। मुझे बताइए, हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर है? कैसा लाइट की बात हम कर रहे हैं? मॉलस लॉ किसके साथ? सर्कुलर, इलिप्टिकल या लीनियर? लीनियर। लीनियर। लीनियर लाइट किस पे फॉल कर रहा है? पोलराइजर पे, या किसको हम कह सकते हैं? निकोल प्रिज्म पे। कैसा निकलेगा? वेव प्लेट नहीं हो सकता है, चाहे फुल हाफ वेव नहीं। प्लेट। हाफ वेव प्लेट, फुल वेव पे ऐसा नहीं। निकोल प्रिज्म स्ट्रिक्टली पोलराइजर के साथ है। पोलराइजर स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब कैसा होगा? वो निकोल प्रिज्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि हाफ वेव प्लेट को काट करके बीच से कनाडा बैल्सम की लेयर बनाई गई होगी, उसमें से या तो ई को या ओ को रोक लिया गया होगा। इसका मतलब लाइट हमेशा जब निकलेगा तो कोई एक ही लिनियरली पोलराइज्ड लाइट निकलेगा, दोनों नहीं निकलेगा। ठीक है ये? यस सर। सो लिनियरली पोलराइज्ड लाइट जब फॉल करेगा पोलराइजर पे तो ये हमेशा लिनियरली ही निकलेगा हर एक सर्कमस्टांसेज में। आप ये कह सकते हैं कि हमेशा लिनियर ही क्यों निकलेगा? क्योंकि दो में से अगर एक को रोक लिया गया तो निकलने वाला हमेशा लिनियर ही निकलेगा ना बच्चे लोग। Yes, sir. देखिए, हमने जब पीछे पढ़ा था कि सर्कुलर क्यों बनता है, बताइए सर्कुलर क्यों बनता है? कोई बताएगा सर्कुलर लाइट क्यों बनता है, कब बनता है? 5/2 का जब फेज डिफरेंस आता है किसके किसके बीच? ई और एस के बीच में। EX और EY के बीच π/2 होता है तो सर्कुलर बन जाता है ना। हाँ सर। और जीरो से और यानी जीरो से यानी π/2 के बीच होता है तो, Elliptic polarized. और अगर जीरो होता है तो लीनियर। लेकिन उस सब के लिए क्या चाहिए? दो लाइट चाहिए ना, EX और EY, दो चाहिए ना। यस हाँ सर। और अगर दो में से कोई एक काट दीजिए, EY हटा दीजिए, और इसका EX है बट फेज π/2 है, कोई फर्क पड़ रहा है? हमेशा लीनियर बनेगा ना। हाँ एक ही लाइट हो तब तो फेज कुछ भी हो हमेशा लीनियर बनेगा ना। जैसे देखिए, अगर मैंने एक लाइट का इक्वेशन में लिखता हूँ और उसका फेज कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे सिर्फ एक लाइट E E0 sin kz माइनस ओमेगा टी डेल्टा। मुझे बताइए, डेल्टा जीरो होगा तो क्या होगा लाइट? ये लीनियर या एलिप्टिकल? डेल्टा जीरो होगा तो लीनियर π/2 होगा तो लीनियर ही रहेगा। पाई होगा तो कुछ भी होगा तो लीनियर ही रहेगा ना, क्योंकि सर्कुलर इलिप्टिकल बनने के लिए उसे एक और लाइट चाहिए, और वो भी किस डायरेक्शन में चाहिए? उससे अलग।
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाँ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो तो भी नहीं, परपेंडिकुलर हो तभी वो क्या होगा कि सर्कुलर, इलिप्टिकल ऐसा कुछ बना सकता है। यहाँ मैंने कहा कि लीनियर लाइट फॉल करेगा तो लीनियर ही निकलेगा हमेशा। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें एक रेज तो ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा रेज लीनियर ही रहेगा, तो वो कोई कंबाइन करके कर नहीं सकता वो। ठीक है ये? यस सर। सो ऐसा अब होगा क्या कि इसका इंटेंसिटी क्या होगा, लीनियर लीनियर ही निकलेगा, ये याद आपको रह गया। उसके बाद इसका इंटेंसिटी क्या होगा? सो इट्स या इंटेंसिटी इज गिवन बाय, जो इमरजेंट इंटेंसिटी होगा वो दिया जा सकता है आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे। फिर आई नॉट बताइए आप लोग क्या है, आई बताइए क्या है, और फाई बताइए क्या है। आई नॉट सॉरी इमर्ज इंटेंसिटी है और आई इंसिडेंट। और फाई? आई सर एंगल है जिसका उसको इंसिडेंट किया जाता है। सर हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो सर ये पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइट रेज जो हम जिस लाइट को रोक रहे हैं वो सर ऑर्डिनरी है। देखिए जनरली अगर नहीं कुछ कहा जाए तो हम इसे ऑर्डिनरी मानेंगे। ठीक है, हमने ऑर्डिनरी को रोक लिया है। हाँ कुछ और हो तब तो ठीक है, अदरवाइज डिफॉल्ट कंडीशन में हम मानते हैं कि ऑर्डिनरी को रोक लिया गया। क्योंकि जनरली क्या होता है, लाइट जब निकलेगा तो वो यानी अपने पास यानी ई रेज की तरफ, ई रेज अगर निकलेगा तो हमेशा किधर निकलेगा? ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ ना। यस तो अगर जहां पे यहाँ मैंने कहा है ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस का है इसका मतलब ई रेज इधर निकलेगा, अदरवाइज नहीं तो उसने ई रे को रोक लिया होगा तो ओ रेज निकलेगा, तो ओ रेज इधर निकलेगा उसको वो पास एक्सिस कह देगा। तो जनरली ना जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ऑप्टिकल एक्सिस नहीं लिख के पास एक्सिस कहा जाता है। इसका मतलब पास एक्सिस मतलब क्या कि जो भी लाइट अब निकलेगा वो ई रे निकले या ओ रे निकले, किधर निकलेगा वो? ऑप्टिकल एक्सिस ऑप्टिकल की एक्सिस की तरफ ऐसा। तरफ। बट हम यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम हम ओ रे को यानी मानते हैं कि ओ रे ब्लॉक कर लिया गया है। सर हम अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी जो रे उसको अगर इंसिडेंट मतलब करवा सॉरी जो प्लेन के ऑर्डिनरी कंपोनेंट सर अगर है ना प्लेन के परपेंडिकुलर गिराते हम लाइट तो सर हमको जो प्लेन नहीं, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर या ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल। नहीं सर मैं इंसिडेंट लाइट की बात कर रही हूँ। हाँ वो सर अगर अपन है ना परपेंडिकुलर टू प्लेन गिराते हैं तो सर हमको इंटेंसिटी 0 मिलेगी। परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर गिराते हैं तो इंटेंसिटी 0 मिलेगी। और इमरजेंट को गिरा है मतलब पैरेलल सिर्फ ओनली पैरेलल कंपोनेंट ही गिरा रहे तो हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम मिलेगी, राइट। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। आई नॉट को कहा जाता है बच्चा इंसिडेंट इंटेंसिटी, या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और आई नॉट क्या होगा? इमरजेंट लाइट। फाई क्या होगा ये समझ लीजिए अच्छे से। मोस्ट ऑफ टाइम इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन आपको फाई के लिए होगा। इसे कहा जाएगा, पहले आप लोग सोच के बताइए फाई क्या होता होगा, सोचिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमेरिकल में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फाई के लिए मिस्टेक करेंगे, अदरवाइज तो इसमें कोई और दिक्कत नहीं होती है। सर इंसिडेंट लाइट का ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एंगल। हाँ फाई जनरली कहा जाएगा एंगल बिटवीन पास एक्सिस, किसका पास एक्सिस? पास एक्सिस एंड इंसिडेंट लाइट पोलराइजेशन। ये चीज समझ में आया? फाई क्या
किसके किसके बीच का एंगल? ऑप्टिकल एक्सिस और इंसिडेंट रे। हाँ, पास एक्सिस जो होगा वो, और प्लस जो इंसिडेंट का वाइब्रेशन होगा या पोलराइजेशन होगा, उस दोनों के बीच का एंगल। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया है। तो फिर वापस हम उस पिक्चर पे चलते जो पीछे हमने डायग्राम में ड्रॉ किया था। नो सर, 2 मिनट। हाँ, लिख लीजिए, फिर हम पीछे उसको समझते हैं। डन सर। यहाँ देखिए पीछे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है और इसकी मान लेते हैं इंटेंसिटी I0 है इसका। ये पोलराइजर पे फॉल किया था। पास एक्सिस अभी मैंने किधर ड्रॉ किया है इसका? किधर है ये पास एक्सिस? वाई की तरफ। और इसका अभी मैंने कुछ ना एंगल बनाया है कि ये ऐसे है। इसका मतलब इसका एंगल मैं कहाँ से मेजर करूं? मैं एक्स से अभी मेजर करूं या वाई से मेजर करूं? अगर इसका पास एक्सिस वाई की तरफ है तो इसका एंगल वाई की तरफ। क्योंकि जब कभी हम एंगल मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल एक्सिस से मेजर करेंगे, यानी पास एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ये एंगल अभी इसका फाई है, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो इंसिडेंट लाइट होगा उसका जो इंटेंसिटी दिया जाएगा उसका एंगल कहाँ से? तो पास एक्सिस और इंसिडेंट पोलराइजेशन से। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट लाइट, इमर्जेंट लाइट है, ये हमारा इंसिडेंट लाइट था, ये हमारा इमर्जेंट लाइट है। इमर्जेंट लाइट वाई एक्सिस से कितने एंगल पे है? 5। और ऑप्टिकल एक्सिस किधर है? तो वाई एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब इसके पास एक्सिस और इंसिडेंट का पोलराइजेशन किधर है, यानी ये लाइट किधर वाइब्रेट कर रहा? तो एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस से 5 एंगल पे वाइब्रेट कर रहा। तो इसका मतलब अब जब कभी इंटेंसिटी हम यूज करेंगे इसका, ये जो इमर्जेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी हमने आई कहा था, तो ये आई कैसे दिया जाएगा? तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी तो I0, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर, और फिर फाई कहाँ पे? तो इसके और इसके बीच का एंगल। जैसे यहाँ जब अगर हम लाइट फॉल करवाएंगे तो लाइट कैसे फॉल करेगा? इस डायरेक्शन में ना बच्चा, इसी के पैरेलल ना, यानी जो लाइट फॉल कर रहा होगा वो ऐसे फॉल कर रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच की एंगल कितनी थी? तो इस दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे फाई था, ये फाई हमने वहां पे ले लिया। सो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, राइट। ऐसा। अब बताइए कि ये लाइट जो अभी फॉल कर रहा है ऐसे ना, ये इमर्जेंट आउट किस डायरेक्शन में होगा? किधर इमर्जेंट आउट होगा? एक्स के तरफ, वाई के तरफ, या एंगल बना के? वाई की तरफ। वाई के तरफ ना। ये जो अभी इमर्जेंट आउट होगा वो बिल्कुल वाई के तरफ होगा। इसका मतलब जो लाइट पोलराइज्ड होगा वो ऐसा निकलेगा, बिल्कुल वाई के तरफ। वाई के तरफ ही क्यों निकल रहा है बच्चा? कि इसका पास एक्सिस किधर है? वाई की तरफ। इसलिए जो इमर्जेंट लाइट होगा वो भी वाई की तरफ निकलेगा, बट इसका इंटेंसिटी क्या होगा? वो फाई एंगल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ये बच्चे लोग? क्लियर है ये? यस सर। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसा कहता कि हमारा ना लाइट ऐसे फॉल कर रहा है, मुझे बताइए इंटेंसिटी कितना होता अगर ऐसे फॉल करता? तो बिल्कुल वाई की तरफ। I0। फाई की वैल्यू कितनी होती? 0 ना, अगर बिल्कुल ऐसा फॉल करता तो होगा क्या? इसका मतलब ये ई रेज फॉल कर रहा है जो बिल्कुल ई रेज की तरफ है, तो इंटेंसिटी एज इट इज निकल जाएगा। एज इट इज भी इसलिए निकल जाएगा कि कोई ना डिवीजन नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हमारा ऐसा फॉल करता, तो ऐसा लाइट फॉल करता है एक्स की तरफ वाइब्रेट करता हुआ, तो यहाँ पे वाई से कितना एंगल बनाएगा फिर? अगर ये ऐसा फॉल कर रहा है तो ऐसा फॉल कर रहा है तो वाई से कितना एंगल? 90 ना।
और cos 90 इसका मतलब है क्या, प्योरली ओ रेज है। अगर ऐसा फॉल कर रहा है तो कैसा जा रहा है, प्योरली ओ रे की तरह जा रहा है ना। हाँ सर। और ओ रे तो ब्लॉक हो जाता है ना, इसका मतलब कुछ भी निकलेगा, नहीं सर। कुछ भी निकलेगा। तो वहां पे इंटेंसिटी का आंसर कितना आ जाएगा, फिर 0। ये ट्रांसपेरेंट होगा बट फिर भी लाइट आप फॉल करवाएंगे तो वहां इंटेंसिटी 0 हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये यानी अभी ओ रेज है और ओ रेज बिल्कुल वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। आया समझ में सबको बच्चे लोग? यस सर। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, कुछ अब न्यूमेरिकल्स हम इस पे कर लेते हैं मोरल्स लॉ पे। यहाँ एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए। यहाँ पे हमने इंटेंसिटी के टर्म्स में ऐसा कहा है, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कैसा होगा, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। बताइए एम्पलीट्यूड के टर्म्स में क्या होगा, कैसा? सर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और cos 5 हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हो क्या रहा था, ये हमारा कोई वायर फ्रेजन क्रिस्टल था या यानी निकोल प्रिज्म था। यहाँ से अगर लाइट ई रे जैसे फॉल कर रहा था, यानी लाइट कोई एंगल बना के मान लेते हैं कि ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है, यानी इधर पास एक्सिस है और ये ऑप्टिकल यानी परपेंडिकुलर है, यानी ये हमारा अगर ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस और पास एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स। लाइट अगर ऐसे फॉल कर रहा था, उसकी एम्पलीट्यूड अगर ई नॉट थी, ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ जो लाइट निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, या ई रेज का एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर ये एंगल हमारा फाई है तो ई रे का एम्पलीट्यूड बचा ई नॉट कॉस फाई, ओ रे का एम्पलीट्यूड ई नॉट साइन फाई ना। ये जो होगा वो कैसा बन के निकलेगा, ई रेज, और ये कैसा बन के निकलेगा बच्चा, ओ रेज। और अगर ये पोलराइजर है तो मुझे बताइए क्या रहेगा और क्या इमर्ज आउट होगा और क्या ब्लॉक हो जाएगा, और इस ब्लॉक हो जाएगा। ओ रे ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब निकलेगा सिर्फ क्या, ई नॉट cos 5। ई नॉट कॉस फाई। इसका मतलब इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई का क्या होगा फॉर्मूला, कि इंसिडेंट एम्पलीट्यूड कितना है, उसके बाद साइन या कॉस, क्या लिखूं मैं, कोस। कॉस ना। कॉस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कौन निकल रहा है, ई रे या ओ रे, ई रे। ई रे। ये साइन भी हो सकता था क्या, साइन हो सकता है अगर हम क्या करें, ई रे को ब्लॉक कर लें, ओ रे निकले तो, है ना। ऑप्टिकल देना पड़ेगा। हाँ, साइन का भी साइन फॉर्मूला हम लिख सकते थे, अगर ई रे को ब्लॉक कर लेते और ओ रे निकलते तो ई इजकल टू ई नॉट कॉस होता है। सिंस इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, इसलिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हम ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं ना, या हम जिसे क्या कर सकते हैं, आई इजकल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। अब आपको लगा मॉलस लॉ कहाँ से आया है, ये पहले भी हमने किया था ना डिवीजन, यानी ई नॉट कॉस फाई ई नॉट साइन फाई, या शुरू वाले स्लाइड में। ये देखिए मैंने कहा कि इस चैप्टर का ना जो भी शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, ये फंडामेंटल है। हमने कहा था ना कि यानी एक्स का ई का एम्पलीट्यूड ई नॉट कॉस फाई, वाई का एम्पलीट्यूड ई नॉट साइन फाई ऐसा, या यानी वाई रेज का ऐसा। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ना वो बिल्डिंग ब्लॉक है पोलराइजर का, जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी दो से आएंगे। यहाँ पे देखिए मॉलस लॉ, आपको लग रहा है कि कोई नया लॉ दिया है उसने, मॉलस लॉ, ये आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। ये सिंपल सा है ना कि ई रे ऐसा निकलता, ओ रे ऐसा निकलता, और ओ रे को किसी ने ब्लॉक कर लिया तो सिर्फ यही निकलेगा ना। और अगर एम्पलीट्यूड ये है तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, हाँ सर। ना तो ये सिंपल उसी से है ना। यस सर। ओके, और यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा कि यानी इमर्जेंट लाइट किधर से निकलेगा, तो ये ऑप्टिकल यानी पास एक्सिस के तरफ पैरेलल निकलेगा। ये हो गया, हम इस पे न्यूमेरिकल करें या कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है? बच्चे लोग किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताइए। सर पास एक्सिस कैसे देखेंगे?
पास तो एक्सिस लाइट ना से दिया हुआ होगा, वो न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ होगा कि कोई पोलराइजर है उसका पास एक्सिस किधर है, वो ना हम ऐसे बता नहीं सकते। वो जिधर ऑप्टिकल एक्सिस होगा उधर ही पास एक्सिस होगा। हाँ ये डिफिनिट है कि जिधर पास एक्सिस होगा उधर ही लाइट वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा। जैसे अभी इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो हमने ड्रॉ किया है, अभी लाइट किधर वाइब्रेट कर रहा था, एक्स के तरफ या वाई की तरफ या एक्स वाई प्लेन में, किधर वाइब्रेट कर रहा था, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। और जा किधर रहा था ये, जेट की तरफ। जेड की तरफ। अब जब इस पे फॉल करेगा तो फिर किधर वाइब्रेट करेगा ये, किधर वाइब्रेट वाई के करेगा अलावा ये, वाई की तरफ। और ऑप्टिकल जाएगा एक्सिस, किधर ये अभी भी, जेट की तरफ। जेड की तरफ। तो ऐसा होगा ये। यानी पहले क्या था कि अगर सपोज कि ये जेड डायरेक्शन है तो कुछ प्लेन ना एंगल बना के, जैसे अगर ये वाई और ये एक्स है तो ऐसा इंक्लाइन होके जा रहा था, और जब वहां से निकला तो बिल्कुल वाई की तरफ, और यानी वाइब्रेट करता जा रहा है और जेड की तरफ जा रहा हो। तो इसमें यानी जिधर अब जैसे ही कैसे पता चलेगा, तो जैसे लाइट फॉल करवाया, अब जिधर लाइट टर्न अप हो जाए ना वो उसका पास एक्सिस हम मान लेंगे कि लाइट अगर उधर पोलराइज हो गया इसका मतलब वही पास एक्सिस है, क्योंकि पोलराइजर से जब भी निकलेगा तो इसके पास एक्सिस की तरफ ही निकलेगा। ठीक है ये। सर ज्योमेट्रिकली अगर दिया रहे फिगर से निकालने को एंगल, तो वो भी आता है ऐसा क्या? नहीं, ज्योमेट्रिकली हम नहीं पता कर सकते बच्चा, वो ना हर एक में हर एक क्रिस्टल का डिफाइन करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। ओके सर। तो सर हम पोलराइजर का टाइप भी पता कर सकते हैं ना कि वो किस डायरेक्शन में पोलराइज कर रहा है। हाँ पता कर सकते हैं किस डायरेक्शन में पोलराइज कर रहा है। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वहां से पता आपको चल जाएगा। या हम डिटेक्शन ऑफ पोलराइजेशन लाइट पढ़ेंगे कि कोई लाइट जब आ रहा है ना तो हम कैसे पता करें कि एक्स पोलराइज्ड है या वाई की तरफ पोलराइज्ड है, तो देख के हम कैसा पता करें, तो उसकी मेथड हम डिस्कस कर लेंगे, डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक। ओके सर। सो मान लेते हैं हमारे पास अभी दो पोलराइजर है, ये पोलराइजर P1 और ये पोलराइजर P2, और यहाँ कोई लाइट फॉल कर रहा था लिनियरली लाइट, यहाँ से 45 एंगल पे। और इसका पास एक्सिस इधर है, पास एक्सिस ये है, यानी ये एक्स है ये वाई है और पास एक्सिस इधर है इस पोलराइजर का। या हम थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लेते हैं, इसका पास एक्सिस इधर और इस पोलराइजर का पास एक्सिस वाई की तरफ। इसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं कि यहाँ आई नॉट था। मुझे बताइए इमरजेंट इंटेंसिटी थ्रू ईच पोलराइजर, फाइंड द intensity of the light emerging through each polarizer। बताइए कितना होगा। एक से यूनिट बाय रूट 2 एक से 0। यहाँ से एक जब पर लाइट एक करके निकलेगा जा तो रहा है या फिर एक साथ जा रहा है सर? क्या करें आप। मतलब एक को रिप्लेस करके दूसरा रख रहे हैं या फिर हाँ एक से यानी पहले लाइट तो इस पे फॉल कर रहा है, इससे जो निकल रहा है वो फिर इस पे अच्छा, फॉल हाँ तो कर रहा है ठीक और है। फाइनली फिर इधर जा रहा है वो। हम्म, ऐसा। तो ये लाइट जब इस पे फॉल करेगा तो कितने एंगल पे फॉल करेगा बच्चे लोग। 45 सर। 45 पे ना। तो अगर ये 45 पे ऐसा फॉल कर रहा है, अगर ये यहाँ पे 45 पे फॉल कर रहा है,
सो इसके बाद जो लाइट निकलेगा वो किधर, इसका पास एक्सिस किधर है, यानी एक्स के तरफ। इसका मतलब अब जो लाइट निकलेगा वो किधर निकलेगा बच्चा, यहाँ से लाइट जो निकलेगा वो किधर निकलेगा, एक्स की तरफ ना, इधर जो लाइट निकलेगा वो इधर निकलेगा। और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी इंटेंसिटी हम ऐसा लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना, आई नॉट बाई 2, क्योंकि 1/√2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट बाई 2। तो ये आई निकला, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट बाई 2 हो जाएंगे। जब ये इस पे फॉल होगा तो कितने एंगल पे फॉल होगा, तो इस पे फॉल अगर होगा तो ये ऐसे फॉल हुआ। इसका मतलब यहाँ पे 90 फाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 डिग्री 90, और यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू 90, इसका मतलब इधर से जो लाइट निकलेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 तो होगा क्या, ये तीनों ट्रांसपेरेंट है, बट होगा क्या कि यहाँ से जब लाइट फॉल करेगा तो इससे लाइट तो निकलेगा, लाइट निकलेगा बट इधर नहीं निकलेगा। अब हमें कैसे, अगर सपोज कीजिए यहाँ ना आपने ट्रांसपेरेंट, आपके पास ना दो क्रिस्टल हो गया, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ना दो पोलराइजर था P1 और P2। तो जब कभी पोलराइजर को हम यूज करते हैं पोलराइज लाइट बनाने में, तब तो उसको पोलराइजर कहा जाता है। यानी निकोल प्रिज्म को जब लाइट को पोलराइज्ड करने में यूज होता है तो उसको पोलराइजर कहा जाता है, और जब एनालाइज करने में यूज होता है पोलराइज लाइट को तो उसको एनालाइजर कहा जाता है। अब जैसे देखिए कि अगर हमने ये पोलराइजर रखा ना, और हमें पहले से पता था कि इसकी पास एक्सिस ना y के तरफ है, और मैं अगर इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, या y के तरफ ही अगर मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि अगर ये y यानी ये x के तरफ था और ये y के तरफ था, तो दो चीज पता की जा सकती है कि अभी कैसे पोलराइज्ड है। जैसे दोनों को अगर हमने कहा दोनों y के तरफ होता तो लाइट निकलता है क्या, अगर इसको भी मैं y के तरफ, यानी जैसे ये x के तरफ था, इसको भी अगर मैं x के तरफ करता तो लाइट निकलता ना। जैसे अगर मैं ये हमारा अभी सपोज कीजिए ऐसा ये है, और इसी पोलराइजर को अगर मैं यानी ऐसा कर देता, एक्स के तरफ करता, तो एक्स के तरफ होता है, यहाँ से लाइट जो निकल रहा है वो बिल्कुल इसके तरफ निकल जाता। अगर यही इसका मतलब कुछ ना कुछ उजाला होता, ब्राइटनेस होती। लेकिन इसी को अगर मैं यानी इसी को अगर मैं अब होगा क्या कि लाइट के सामने रख के ना पोलराइजर को रोटेट करवाया जाता है, और सपोज कीजिए पोलराइजर ना 90 डिग्री रोटेट होने के बाद बिल्कुल लाइट बंद हो गया। इसका मतलब इस दोनों के बीच कितने एंगल है, पास एक्सिस का 90 डिग्री ना। या ऐसा भी कह सकता है कि सपोज कीजिए यहाँ पोलराइजर नहीं भी था, लाइट आ रहा है, लाइट को हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, राइट, और रोटेट करवाने के बाद ना जहां से रोटेट करने के 90 डिग्री के बाद लाइट बंद हो गया। इसका मतलब क्या था कि वो यानी जो लाइट थी ना वो उससे 90 डिग्री पे पोलराइज था वो। ऐसा हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, लाइट कुछ ना कुछ निकल रहा है ना, लाइट निकल रहा, और फिर अगर पार्टिकुलर एंगल पे ये बंद हो गया, फिर होगा क्या कि यहाँ से 180 डिग्री टर्न करेंगे तो फिर वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब लाइट क्या होगा, तो उस दोनों के बीच यानी डिवाइड कर देंगे, उतने एंगल पे वो पोलराइज्ड है। तो लाइट को ना हम पता कर सकते हैं कि अभी किस डायरेक्शन से ये पोलराइज होके आ रहा है। ठीक है, ये क्योंकि जिधर से पोलराइज होगा ना ऐसे यानी कैल्साइड यानी पोलराइजर रोटेट करवाया जाता है एक पार्टिकुलर एंगल तक। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट आ रहा है, बट अगर उसे रोटेट करवाते जाए तो एक पार्टिकुलर एंगल पे ना बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मूवमेंट है ना वो इंसिडेंट लाइट के कितने डिग्री पे हो गया है अब, 90 डिग्री पे। और जब वो बिल्कुल 0 पे होगा तो क्या होगा, लाइट ब्राइटेस्ट होगा, यानी दोनों एक अलोंग होंगे। तो हाँ सर, आप रोटेट करवा रहे हैं, जिधर लाइट ब्राइटेस्ट आया इसका मतलब दोनों का भी ना डायरेक्शन सेम है, और जिधर बिल्कुल डार्क आ गया उसका मतलब दोनों 90 डिग्री पे। तो आप पता कर सकते हैं कि इसका मतलब लाइट अभी किधर पोलराइज्ड है हाँ सर, ना, पोलराइजर तो वहां से पता किया जा सकता है वो। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे लोग? यस सर। यस सर। ओके, सर एंगल का रेफरेंस उस केस में भी ऑप्टिकल क्या- एक्सिस ही लेते हैं ना? क्या एंगल, एंगल का, हाँ एंगल जैसे देखिए ये अभी किधर था, हाँ ये हालांकि ना मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा, मैंने ये 45 कहा था, बट जब एंगल मेजर करेंगे तो कहाँ से मेजर करेंगे बच्चा, ऑप्टिकल एक्सिस से। तो हमें ना यहाँ ऐसे शो करना चाहिए था कि ये जो लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है, इसका ऑप्टिकल एक्सिस किधर था अभी, एक्स के तरफ ना, तो हमें Yes, यहाँ से लाइट मेजर करना चाहिए था ये ऐसा।
ऑप्टिकल एक्सिस से शुरू करके और जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके बीच। ऑल्दो मैंने यहाँ 45 कहा था तो ये भी 45 है, इसलिए आंसर तो सेम रहेगा, बट जो मेजरिंग तरीका है वो ऑप्टिकल एक्सिस से उसकी जो लाइट होगी वो एंगल। ठीक है ये? यस हम्म। एक न्यूमेरिकल और देखिए कि अगर सपोज कीजिए ऐसा पोलराइजर है, और इसका पास एक्सिस हमने 45 पे रखा है पोलराइजर का, 45 नहीं 60 रखते हैं, ये 60 पे रखा है हमने, और ये पोलराइजर है, ये पास एक्सिस है। ये इंसिडेंट, मुझे बताइए कि अगर इंसिडेंट लाइट इधर हो, इंसिडेंट लाइट इधर हो तो कितना इंटेंसिटी निकलेगा अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो। अभी आप ये डायग्राम ड्रॉ मत कीजिएगा, एक्चुअली हम इसे सर्कुलर के लिए सॉल्व करेंगे, बट पहले लीनियर के लिए मुझे बता दीजिए ऑरली। अगर इधर इंसिडेंट लाइट हो तो इंटेंसिटी कितना निकलेगा बताइए, अगर इधर इंसिडेंट होता तो एक्स के तरफ तो I नॉट। बताइए, अभी एक्स के cos तरफ है तो एंगल कितना, कहाँ से मेजर करते? फिर cos स्क्वायर 31 तो I0/4 हो जाएगा। ये ऐसे मेजर करते ना, यस सर हाँ सर, ना तो कितना होता 30 ना, तो cos 3 30 I0 डिग्री होता ना, 3 I0 9 I0 3 I0/4 सर, सॉरी। आया ए समझ में? नॉट 4 समझ में आया इसे? हाँ सर, ठीक। अब अगर इसे हम y की तरफ करते तो फिर क्या होता? I0/4 हो जाता। अगर प्योरली ये y की तरफ होता तो फॉर्मूला कितना, cos 60 डिग्री ना। हाँ सर। ठीक। किसी और एंगल में होता तो फिर एंगल हम कैसे मेजर करते, तो इसके और इसके बीच एंगल मेजर करते कि कितना हो रहा है वो। ठीक, बट अभी हम लीनियर नहीं, अभी हम सर्कुलर की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ना एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है बच्चा, एक जो ई वेक्टर होता है वो एक सर्कल में मूव करता है ना, ई वेक्टर। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में जो ई वेक्टर होता है वो एक सर्कल में मूव करता है ना। यस तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, पोलराइजर हमारा 60 डिग्री पे है, और ये प्रोपेगेट हो रहा था जेड में, इसका जो ई वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था। ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। मुझे बताइए कि इमर्जेंट लाइट जो होगा वो किस नेचर का होगा और कितनी इंटेंसिटी का होगा और किधर वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा। इमर्जेंट लाइट क्या होगा, किस नेचर का, कितने इंटेंसिटी के साथ, और किधर वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा। फाइंड द intensity of emergent light through the polarizer। बताइए कितना होगा। एनी आंसर या मैं सॉल्व करूं? I0 ही आ रहा है और 60 डिग्री पे। आई नॉट ही आ रहा है, और किसी का?
हिंट चाहिए? सर ऐसे करेंगे ना, ई नॉट को एक्स और वाई में सर ब्रेक कर लेंगे क्योंकि सर्कुलरली पोलराइज्ड है, तो उसके बाद इंडिविजुअल का निकाल के फिर से सुपरपोज कर देंगे। अच्छा, तो कितना आपका आई नोट ही आ रहा है? नहीं नहीं सर, गलत आ रहा है, वो गलती कर क्वेश्चन करा मैंने। सर करेंगे ऐसे ही क्या? ठीक ठाक आप सोच रहे हैं लगभग। थोड़ा सा उस सोचने में एक चीज और नहीं सोच रहे, अदरवाइज यहाँ तक तो आपने ठीक सोच लिया है। थोड़ा सा और सोचिए तो आपको आंसर आ जाएगा। बहुत हद तक आपने सोच लिया, 95% सोच लिया आपने। ये बताइए कि सर्कुलरली लाइट में एक्स कंपोनेंट होता है क्या? सर वाई सर्कुलरली दोनों अगर होता है। लाइट होगा तो उसमें एक्स कंपोनेंट वाली कोई लाइट होगी? सर एक्स और वाई दोनों होगा ना? एक्स वाई दोनों होगा ना? हाँ, एक्स कंपोनेंट भी होगी और फिर क्या होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, राइट? वाई वाला भी होगा। इसका मतलब सर्कुलरली लाइट जब कभी बनता है तो उसमें ई रे और ओ रे दोनों होता है ना? हाँ सर। पीछे हमने कहा था ना, सर्कुलरली लाइट कब बनता है, जब आपके पास ई एक्स हो और ई वाई हो और दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो, पाई/2, और एक और एम्पलीट्यूड कितना हो, इक्वल हो, तब कोई सर्कुलर बनता है ना बच्चे लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। अब बताइए कि पोलराइजर क्या होता है, किसी से बना सबको होता है? पोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वाई फ्रिंजेड क्रिस्टल सर। निकोल प्रिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ओ को रोक लेगा ना वो, हाँ हाँ। हाँ, वो को रोक लेगा ये सर। इसका मतलब वाई को कंप्लीटली रोक लेगा? नहीं सर, क्यों? सर पोलराइजर वाई पे नहीं है ना। एग्जैक्टली। पोलराइजर वाई की तरफ नहीं है, राइट? बट ये जो वाइब्रेट करता जाएगा, तो वाइब्रेशन में होगी क्या, इसका वाइब्रेशन किधर किधर से किधर होगा, तो 0 से लेके यानी फाई, और फाई जो होगा यानी 2 पाई, इस दोनों के बीच होगा क्या वाइब्रेशन? ई वाइब्रेट करता रहेगा ना 0 से हाँ लेके सर। फाई, फाई से लेके 2 पाई के बीच, हाँ सर। राइट? अब जो यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक तो ब्लॉक हो जाएगा वाई, और दूसरा जो होगा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और इसका जो फाई होगा वो वेरी करेगा 0 से लेके 2 पाई तक। मुझे बताइए 0 से लेके 2 पाई तक का यानी एवरेज कितना होता है? 1/2। 1/2। इसका मतलब इंटेंसिटी कितना निकलेगा? आई नॉट बाई 2। आई नॉट बाई 2, क्योंकि ये जो 60 डिग्री है ना, वहां पे भी ये फॉल, ये जो रहेगा वो रोटेट करता रहेगा ना 0 से लेके 2 पाई के बीच। 0 से लेके 2 पाई के बीच जब रोटेट करेगा तो हमें ऑन एवरेज वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर मैं इधर रखता ऐसा ऑप्टिकल एक्सिस, तो भी 0 से लेके 2 पाई रोटेट करता है, एक्स की तरफ रखता तो भी 0 से लेके 2 पाई तक। एक्चुअली हम ना, जैसे देखो कि हमने क्या किया कि कोई हमारे तरफ तीर फेंका था और हमने ना ऐसे ढाल रखे थे या ऐसा भाला रखा था, तब तो अगर सीधा तीर ऐसे आए तब तो शायद वो भाले से टकरा के ना रुक जाता ना। लेकिन अगर वो होता क्या कि तीर ऐसे घूम घूम के आ रहा है, तब कोई एक डायरेक्शन में रोकने से वो रुक सकता था क्या? नहीं सर। ना, वो ऐसे रोटेट करता हुआ आ रहा है ना, तो ऐसे रोटेट करता हुआ अगर मैंने 60 डिग्री रखा या 30 डिग्री, लेकिन उस पर फॉल कैसे करेगा, हर एक डायरेक्शन में फॉल करेगा। तो वो ऐसे था या ऐसे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके सामने रोटेट होके आ रहा है। जैसे अगर मैंने ऐसे रखा, अब कोई ऐसे तीर आए तो ये रोक लेगा, मैंने ऐसे रखा है, ऐसे कोई तीर आए तो रोक लेगा। लेकिन अगर मैं ना ऐसे रखा है और वो ऐसे रोटेट करता हुआ आ रहा है, तब तो उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है, तब तो उस पर ऐसे 0 से लेकर 2 पाई एंगल तक फॉल करेगा ना वो। मतलब सर पोलराइजर के एंगल से कोई मतलब नहीं पड़ेगा इसमें, किसी भी एंगल पर रख दिया। हाँ, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो रोटेट करता हुआ आ रहा है। ओके सर। क्लियर है ये? सर इसको वैसे नहीं कर सकते कि एक्स में और ईवाई में ब्रेकआउट करके फिर वहां से इमर्ज आउट एक्चुअली करके। ये आई नॉट बाई 2, देखिए ये तो मैथमेटिक्स हमने कहा, फिजिक्स से आई नॉट बाई 2 हुई क्यों आ रहा है उसको इंटरप्रेट करें। तो कि ये जो एक सर्कुलर लाइट होता है उसमें ओ और ई इक्वल अमाउंट में होगा, जितना एक्स का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही वाई का एम्पलीट्यूड होगा। हाँ सर। वाई पूरा ब्लॉक हो गया होगा, नहीं सर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा ब्लॉक हाँ हो सर, गया हो होगा। सकता है। हाँ, ओरेज जो होगा वो ओरेज सारे रोक लिए जाते हैं ना,
सर वाई में आप किसको ले रहे हैं सर, ओरेस को ले रहे हैं, किसको ले और रहे हैं? मान लीजिए कि जो यानी एक्चुअली वाई और एक्स ऐसा नहीं, जो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वो सारा ब्लॉक हो गया होगा ना। हाँ सर, हाँ जो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वो सारा ब्लॉक हो गया होगा, जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा वो सारा निकला होगा। तो एक सर्कुलर लाइट में ना ऑलमोस्ट 50% ओ रे होंगे, 50% ई रे होंगे। तो ओ रे ब्लॉक हो गया तो 50% क्या होगा, निकलेगा। तो अगर आई नॉट इंटेंसिटी थी तो कितना अब निकलेगा, आई नॉट बाई 2, और आई नॉट बाई 2 कहाँ चला Yes, गया sir. होगा, तो ओ रे जैसा वो ब्लॉक हो गया होगा। यस सर, आया समझ में ये? हाँ सर, यस सर। या अगर मैथ से कहें तो एक सर्कुलरली लाइट किसके बीच वाइब्रेट करता है, तो 0 से 2 पाई के बीच। तो इसका मतलब अगर हम कॉस की एवरेज लें 0 से 2 पाई के बीच तो हाफ आएगा, तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। फिजिक्स ये है कि यानी उसमें ओ रे ब्लॉक हो गया इसलिए सिर्फ ई रे निकल रहा है, इसलिए हाफ इंटेंसिटी लॉस्ट हो गया और हाफ बच गया। ठीक है ये? सर एंगल क्या होगा सर इसमें, वही 60 डिग्री? हाँ, आप लोग मुझे सोच के बताइए एंगल क्या होगा बच्चा, सर्कुलरली पोलराइज लाइट फॉल किया है तो पास एक्सिस से ही किधर होगा। था, 60 डिग्री ना। हाँ सर, तो वो ना यानी पोलराइजर या निकोल प्रिज्म के है ना, तो वो एक उसमें एक ऐसा पांच एक्सिस एक ऐसा सुरंग है कि आदमी उसमें कैसे भी ड्रॉप करे निकलेगा हमेशा किधर, पास एक्सिस के पांच अराउंड। एक्सिस की तरफ ना। तो यहाँ पे आप लिनियरली किसी भी एंगल से पुट कीजिए, 0, 30, 20, 80 किसी भी से सर्कुलर पुट कीजिए या कुछ भी निकले, इसका जो सुरंग है ना, जो इमर्जिंग यानी यानी रास्ता है वो पास एक्सिस है। तो जो भी लाइट फॉल करेगा वो हमेशा पास एक्सिस की तरफ निकलेगा। इसका मतलब यहाँ जो लाइट हमने सर्कुलरली फॉल करवाया और उसके बाद जो इमर्जेंट आउट होगा वो बिल्कुल पास एक्सिस की तरफ होगा। इसका मतलब वाई से कितने एंगल पे निकलेगा, ये 60 डिग्री पे निकलेगा। और कैसा लाइट निकलेगा बच्चा, लीनियरली पोलराइज ना, क्योंकि ओ रे ब्लॉक हो गया, अकेला ई रे बचा है, तो वो हमेशा लीनियरली पोलराइज लाइट होगा। अब बताइए मॉलस लॉ जो हमने अप्लाई किया था वो किसके लिए, लीनियर लाइट के लिए ना। हाँ सर, हम यहाँ सर्कुलर के लिए भी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सर्कुलर में भी दो लीनियर होता है ना, एक्स और वाई। हाँ सर, हाँ, इसलिए हम यहाँ भी इसे यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, तो हम अगर बात करें तो सिर्फ उसके यानी ई रेज की बात कर रहे हैं। ये समझ में आ गया बच्चे लोग? सर इलिप्टिकल वाले केस में तो फिर उनको मेजर माइनर एक्सिस देखना पड़ता है ना, हाँ, उसके हिसाब इलेक्ट्रिकल से के भी एवरेज होगा, मेजर माइनर एक्सिस में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वो उसका हम लिख लेते हैं अभी। सर यहाँ एनालाइजर का कैसे रोल करेंगे, क्या करें एनालाइजर, एनालाइजर को कैसे यूज करेंगे यहाँ पे? एनालाइजर को यूज करेंगे ऐसे, जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ से लाइट ना 60 डिग्री पे निकला, वो कैसे पता करेंगे, तो एक और पोलराइजर इसके पीछे ले लेंगे, उसको रोटेट करवाएंगे। जब वो 60 डिग्री एंगल पे होगा तो फिर क्या होगा, वो बिल्कुल तेज लाइट आएगी। और अगर 90 डिग्री पे 60 में 90 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा वो 60 प्लस 90 पे अगर आप ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये लाइट ना किधर पोलराइज्ड है। तो पोलराइजर को जब एनालाइजर जैसा यूज किया जाता है ये पता करने के लिए लाइट कितना यानी किधर पोलराइज्ड है, तो उसको हम एनालाइजर कहते हैं। अदरवाइज दोनों चीज एक ही है, पोलराइजर और एनालाइजर एक ही चीज है। सर एनालाइजर के भी क्वेश्चंस आए हैं। नहीं, वर्डिंग आएगा, कहा जाएगा कि सपोज देयर इज अ टू एनालाइजर या सपोज देयर इज अ टू पोलराइजर, तो आप समझ लीजिए जो पोलराइजर है वही एनालाइजर है। जो काम एनालाइजर का होगा वही पोलराइजर का होगा। ठीक, दोनों सेम चीज है। मैं यहाँ पोलराइजर लिखता या एनालाइजर लिखता, दोनों सेम चीज होगा। ये ऐसे जैसे देखिए ये बताइए कि चाकू हथियार है, यूटेंसिल है वो। अगर आप सब्जी काटने में यूज करते हैं तो वो यूटेंसिल है, किसी को मारने में यूज करते हैं तो वेपन। हथियार है। हथियार है, वेपन है ना, सेम चीज ना वो। हाँ, ऐसा ही पोलराइजर है। पोलराइजर तब होगा जब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बना। जैसे यहाँ पे देखिए ये सर्कुलरली पोलराइज था, बट आपकी चाहत थी ना लिनियरली पोलराइज लाइट यूज करने की, तो आप किसको बुला के लाएंगे, वेव प्लेट को या यानी पोलराइजर को, पोलराइजर को। तो ये आपको क्या किया, ये सर्कुलरली पोलराइज था, आपको लिनियरली पोलर, क्योंकि सर्कुलर यानी पोलराइजर के साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप उस पर कैसा भी लाइट फॉल करवाइए वो लिनियरली ही निकाल के देगा। और किधर निकाल के देगा ये भी उसकी गारंटी है, किधर निकाल के देगा, पास एक्सिस पास एक्सिस की तरफ। तो ये दो चीज उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। बट अगर ये एक बार कोई चीज पोलराइज हो गया, अब उसको पता करने के लिए कि सर्कुलर था, लिनियर था, इलिप्टिकल था, अब अगर आप पोलराइजर यूज करते हैं तो उसको फिर एनालाइजर हम कह देंगे। ठीक है ये? वेव प्लेट का फिर हम क्यों यूज करते हैं जब मेरे पास पोलराइजर अभी हम है वेव प्लेट वाला पार्ट ना न्यूमेरिकल पार्ट अभी स्किप किया है।
यानी इसके बाद हम ना या नेक्स्ट क्लास में हम वेव प्लेट डिस्कस कर लेंगे, वो इससे थोड़ा ज्यादा डेप्थ में होगा। क्या ना कि टेक्निकली आप लोगों ने ना पोलराइजर का सारा थ्योरी पढ़ लिया है, अब आगे ना न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे यानी यहाँ तक करवा दिया। अब होगा क्या कि वेव प्लेट का एक दिन और हमें न्यूमेरिकली एनालिसिस करना होगा, तो पता चलेगा कि उसका क्या क्या यूज है। वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर उसमें लगेगा हमें डिटेल से डिस्कस करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए कि उसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक, सर और बिल्कुल कितना सिलेबस बचा है हमारा इसमें हाँ, ये पोलराइजेशन? पोलराइजर का तो थ्योरी सारी हो गई, यानी पोलराइजर ना कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल के लिए अभी हमें एक लेक्चर और चाहिए, या एटलीस्ट हाफ एन आवर तो मिनिमम चाहिए हमें हाफ वेव प्लेट और वेव प्लेट को एक्सप्लोर करने के लिए, उससे क्या क्या और कैसे चीजें सब यानी बन सकता है। ऑब्वियसली हम न्यूमेरिकल के बेसिस पे ही पढ़ेंगे, बट वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पार्ट और हम इसका कर लेते हैं, फिर हम यानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब आपसे ना सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना चाहिए, और अभी आप ना अब पता नहीं नेक्स्ट क्लास कब लगे, क्योंकि बहुत गैप के बाद लगता है, बट होगा क्या कि लगवा इस बीच दीजिए सर। हाँ इस बीच ना आप पोलराइजर का अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अब आपके पास ना सारे कॉन्सेप्ट है जो पोलराइजर के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है वो। रेस्ट होगा कि जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कितना इजी था या उसको अप्लाई करना कितना इजी था। तो अभी आप ना ये ऐसे सब छूट छूट के होता है तो फिर तो ध्यान पे नहीं रह पाता है। हाँ वो थोड़ा सा है, अब पता नहीं इनके पास भी टाइम की थोड़ी सी रहती है प्रॉब्लम। सौरभ तो जाएगा क्लास। सर या तो ऐसा करिए ना, हम लोग का पोलराइजेशन खत्म करवा के जो भी करंट बैच में चल रहा है ना एसएचएम वगैरह, उसके साथ मर्ज कर सकते हैं तो कर दीजिए सर, बेटर रहेगा। अब करंट में तो ना उसका ऑसिलेशन का मुझे लगता है 4-5 लेक्चर हो गया है सर तो वही मैं कह रहा हूँ सर कि अगर आप इधर थोड़ा कर देंगे ना तो साथ में से फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा कि मेरे हाँ पास हाँ से वो इजी रहेगा वो। या फिर सर ठीक, उनका कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए, 2-3 दिनों के लिए, उतने में हमारा कवर कर दीजिए। एक्चुअली ना होता क्या है, टाइमिंग हम लोग बनाते नहीं हो, उनका यानी टाइमिंग वो लोग फ्रेम करते हैं, और उनके पे भी बहुत सारी होती होगी यानी चीजें, बहुत सारी चीज ध्यान रखने पे यानी रखना पड़ता होगा। तो सर रे ऑप्टिक्स की क्लास कितने दिन चलेगी? रे ऑप्टिक्स की, हाँ ये किया जा सकता है कि इसके बाद ना पोलराइजर के बाद हम रे ऑप्टिक्स ही कर लेंगे, वो जनरली 1 लेक्चर होता है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, ये न्यूमेरिकल से एक और हम कर लेते हैं पोलराइजर में। ये हमारा मान लेते हैं पोलराइजर है, और इसका पास एक्सिस अब की बार हम 30 डिग्री पे रखते हैं। ये वाई से, ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री हमने कहा, और अब की बार पिछली बार हमने सर्कुलर कहा था, लीनियर कहा था, यहाँ पे ना हम अनपोलराइज लाइट अब की बार फॉल करवा रहे हैं। अनपोलराइज लाइट मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी I0 है, और ये जा रहा था Z के तरफ, ये 30 डिग्री पे था। मुझे बताइए यहाँ जो इमर्जेंट लाइट होगा वो किधर निकलेगा, और उसके बाद फिर किस नेचर का निकलेगा। अगर मैं नेचर कह रहा हूँ इसका मतलब आपको आंसर पहले से पता है ना, कुछ भी कहूँ इसका लीनियरली मतलब क्या पोलराइज्ड होगा। निकलेगा वो लीनियरली लीनियर है ना। तो नेचर तो हमेशा पोलराइजर है, तो आंख बंद के लीनियर किधर निकलेगा ये भी आप बता सकते हैं। किधर निकलेगा बच्चे लोग? 30 डिग्री वाई से कितने एंगल पे निकलेगा? 30 डिग्री पे। तो ये और कैसा निकलेगा, एक तो लीनियर, और वाई से कितने, तो 30 डिग्री पे। ये कंफर्म है। अब रही आपको ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होगा कि इंटेंसिटी कितना होगा। मुझे बताइए इंटेंसिटी कितना होगा। सर ये सर्कल क्यों बनाया सर आपने, सर्कुलर है क्या वो? सर्कुलर नहीं, मैंने कहा अनपोलराइज लाइट है। ये अनपोलराइज लाइट थोड़ा सा सर्कुलर मैंने गलत बना दिया, अनपोलराइज लाइट है। जल्दी बताइए कितना होगा। तब भी तो लास्ट केस जैसा सेम आना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हम ले लेंगे तो। क्या लास्ट केस? मतलब सर अनपोलराइज्ड है तो किसी भी डायरेक्शन में उसका पोलराइजेशन होगा, तो अगर हम एवरेज लेंगे तब भी तो 1/2 कर देगा ना वो। देखिए होगा क्या कि अगर ना इसके साथ यानी अगर हम ऐसा लाइट लें अनपोलराइज, तो अनपोलराइज लाइट होगा कि अनपोलराइज में हमने क्या कहा था, इसका वाइब्रेशन किधर होता है, रैंडम ना ना। कुछ इधर, जैसे देखिए अनपोलराइज है, इसका मतलब कुछ इधर होगा एक्स की तरफ, कुछ वाई की तरफ, कुछ ऐसा भी होगा जो इसमें होगा, कुछ ऐसा भी होगा जो इधर होगा, कुछ ऐसा भी होगा इधर, कुछ ऐसा भी इधर होगा, जो कुछ ऐसे भी होंगे इधर होंगे,
कुछ ऐसे भी रैंडम डायरेक्शन होगा ना, रैंडम होगा इसका मतलब कहाँ से कहाँ इसके एंगल होंगे, इसका फाई कहाँ से कहाँ होगा बच्चा, जीरो होगा क्या, जीरो होगा ना, तो फाई जीरो से लेके 2 पाई के बीच कुछ भी हो सकता है, रैंडम है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई और रैंडम वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई, इसका मतलब कितना आएगा, आई नॉट बाय 2। आई नॉट बाई 2, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होगा जो 60 डिग्री पे होगा, कुछ 30 डिग्री पे होगा, कुछ 90 डिग्री पे होगा, कुछ और पे होगा, तो रैंडम वैल्यू होंगे 0 से लेके 2 पाई, तो ऑन एवरेज हमें कितना मिलेगा, वो आई नॉट बाई 2 मिलेगा। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है। सो अनपोलराइज्ड लाइट था, पोलराइजर पे जब फॉल करेगा तो लिनियरली पोलराइज्ड लाइट निकलेगा। ठीक है बच्चा, अब मुझे ऑरली आप बता सकते हैं इलिप्टिकली फॉल करता तो क्या होता, अगर इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट फॉल होगा तो ऑरली बता दीजिए। इलिप्टिकली फॉल होगा तो क्या होगा बच्चा, आई नॉट बाय 2 सर। आई नॉट बाई 2 ना, इसमें थोड़ा सा होगा आई नॉट बाई 2 प्लस माइनस डेल्टा होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर वो ना उस यानी इलिप्टिकल का मेजर एक्सिस अगर पोलराइजर के एक्सिस से मैच कर गया तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा इंटेंसिटी ज्यादा निकलेगा ना एवरेज के हाँ से, सर। हाँ। और माइनर एक्सिस मैच किया तो एवरेज से थोड़ा सा कम निकलेगा, तो निकलेगा। होगा क्या, इलिप्टिकल के केस में ना इंटेंसिटी ऐसा आएगा आई नॉट बाई 2 प्लस माइनस डेल्टा आई नॉट, डेल्टा आई प्लस कब होगा, So along the path axis है। हाँ अगर पास एक्सिस मैच कर गया तो, मेजर एक्सिस अगर पास एक्सिस से मैच कर गया तो ऐसा होगा, और यानी माइनस कब होगा, माइनर एक्स। जब माइनर एक्सिस ना ऑप्टिकल एक्सिस से मैच करेगा, अदर होगा ऑन एवरेज आई नॉट बाई 2 होगा वो। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हाफ वे प्लेट और फुल वे प्लेट पे कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, रेस्ट अभी आप क्या कीजिए इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चे लोग, यस सर। और सर नेक्स्ट क्लास हमारी सर कोई सर्टेन नहीं है कि कब लगेगी, अभी तो मुझे नहीं पता है, अब देखता हूँ ये सर कम से कम इसको खत्म करवा दीजिए सर, जो अभी करंट चल रहा है, मतलब पोलराइजेशन खत्म करवा दीजिए सर एटलीस्ट। वैसे अभी मेरे पास मैसेज आया है कल है आप लोगों का क्लास, हाँ ठीक, तो फिर कल बोला लग था के सर ना, मैंने, हाँ कि कल लग के वो polarization हो खत्म करवा जाएगा। देना। ठीक है, ठीक, सर बैक टू बैक लाइट प्लीज। अच्छा इससे भी बैक सर। ये 3 इसका ना काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो हम लोग के पास नहीं आया है अभी क्लास का। लिनियर का तो नहीं, बट होगा क्या कि अगर सर्कुलर फॉल करे तो पोलराइजर सर्कुलर हो तो फिर यानी हाफ आएगा, और अनपोलराइज हो तो भी हाफ आएगा। ठीक है बच्चे लोग, यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।